और चीज से तो ठीक है, तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो काफ़ी लोग से मेरी बात हो चुकी है, पर मेरा नाम फहद खान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एवियोनिक्स डिपार्टमेंट में सिंस लास्ट 3 इयर्स। तो प्रायर कह लें कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। आप लोग मेजॉरिटी आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। तो मैंने सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी, फिर एनईडी से मास्टर्स किया था माइक्रो सिस्टम डिज़ाइन में। सो रिलेटिव फील्ड है जो हम लोग जो टॉपिक है और ये जो काम कर रहे हैं सर अरसलान के साथ ईडी कैस ग्रुप में, उससे पहले जो मैंने काम किया था। तो ईडी कैस ज्वाइन करने से पहले मैंने 5 साल काम किया था। एक कंपनी थी मोनोलिथिक सॉल्यूशंस, यूएस बेस्ड कंपनी थी, कराची में का ऑफिस था। तो कहने की डोमेन सेम था, आईसी डिज़ाइनिंग होती थी, केडेंस सॉफ्टवेयर ही था यूज़ किया था जो हमने। तो मैं और मेरे जो कॉलीग हैं अभी वो अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो हम लोग का 8 इयर्स एक्सपीरियंस है केडेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है सॉफ्टवेयर की। पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन आईसी डिज़ाइनिंग का भी आपको सरसान ने बोला होगा, वो ऐसे सर्किट्स होते हैं कि आप 20 इयर्स भी एक्सपीरियंस हासिल कर लें तो आपको नए नए चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको ट्रबल शूट करने होते हैं। तो एनालॉग कह लें कि ऐसा वर्ल्ड है, इवन डिजिटल, के इश्यूज एक्सपीरियंस लोग को फेस होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजीज अडेप्ट होती हैं। और कह लें कि जैसे इनिशियली काफ़ी साल पहले 1 माइक्रोमीटर टेक्नोलॉजी पे लोग काम करते थे। 1 माइक्रोमीटर से आप लोग को थोड़ा आइडिया होगा कि कह लें कि ये लेंथ होती है आपकी, ये होती है ट्रांसफर की गेट लेंथ होती है ना जो आपकी। तो जो अगर आप 65 नैनो 80 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो आप कह सकते हैं कि उसकी गेट लेंथ है 65 नैनोमीटर या 80 नैनोमीटर है। तो इवेंचुअली अभी जो प्रोसेसर्स बन रहे हैं उनकी लेंथ आज क्या चल रही है, मतलब कोई बता सकता है? 8 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर पे प्रोसेसर्स आ रहे हैं जो आपके i10 वगैरह हैं इंटेल के। तो ऑब्वियसली ये मोर्स लॉ एक तरह से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मोर्स लॉ जब सैचुरेट हो जाएगा तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है ना आपकी, तो आपकी काफ़ी पैरामीटर्स इफेक्ट होते हैं, और काफ़ी पैरामीटर्स तो हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे आपका गेट ऑक्साइड होती है, कैपेसिटेंस होती है, थिकनेस होती है, ये सब चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होती हैं। तो ये कहने की चेंज होती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस सर्किट की चेंज होगी, आपकी सर्किट की परफॉर्मेंस चेंज होगी, तो आपके जो रिजल्ट्स आप चाह रहे थे आना वो ऑब्वियसली चेंज होंगे। तो डिज़ाइन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 माइक्रोमीटर टेक्नोलॉजी पे मैंने कोई डिज़ाइन किया हो और सेम डिज़ाइन में उसको 65 या 40 नैनोमीटर पे लेके चल सकता हूँ। तो वो ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि काफ़ी पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं, और वो सर्किट की परफॉर्मेंस ऑल्टर करते हैं उस लिहाज से। तो ये ऐसे आईसी डिज़ाइनिंग जो आप लोग, ये आपका कोर्स है एनालॉग का, फिर डिजिटल का कोर्स होगा, इसमें सब आप बिल्कुल बेसिक्स डिज़ाइनिंग से लेके आप थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो हम आज की क्लास में हल्का सा आपको सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे देंगे, केडेंस के। उस पर हम बेसिक कह लें शॉर्ट कीज़ वगैरह और सर्किट कैसे स्टार्ट करना और लेआउट का हल्का सा ओवरव्यू सर आके आपको बता देंगे। तो अगर सर आके मौजूद हैं तो अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे आज। आई थिंक अभी है नहीं सर। तो अगर बिलाल, मैं क्या स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपनी, या फिर जी, तुम्हारे जी, पास? आप नहीं ऑप्शन है आपको मैंने कर दिया, आपका स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा, 1 मिनट मुझे देंगे, मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, या मैं आई थिंक किसी और अकाउंट से ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, ठीक, ओके। शेयर हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा प्लीज़। जी, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो ये लिनक्स का इंटरफेस, कितने लोग फेमिलियर हैं लिनक्स से?
मतलब लोगों ने यूज किया हुआ लिनक्स? हैंड रेस करके बता सकते हैं आप लोग। अच्छा, मतलब म्यूट किया हुआ तुम सबको? सब म्यूट है ना, तो हैंड रेस करके बता सकते हैं। नहीं, अनम्यूट कर दें, फिर ट्राई करते हैं ऐसे, फिर अगर कुछ मतलब शोर होगा तो म्यूट कर लेंगे दोबारा। आई थिंक सबको अनम्यूट कर लेते हैं ताकि इन्वॉल्व हो सकें। हाँ, जिसको कुछ बोलना हो ना, पीछे इन्वॉल्व होना, तो वो अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। सही। तो लिनक्स पे अब काफ़ी, जैसे विंडोज़ है वैसे ही लिनक्स है, तो केडेंस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लिनक्स पे है सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ पे हम डायरेक्टली जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे कर नहीं सकते, उसके लिए आपको लिनक्स चाहिए होता है। तो वीएम वेयर वर्क स्टेशन होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, रेड हैट वगैरह जो होते हैं। इवेंचुअली आप कह लें कि केडेंस कह लें कि इन्हें बड़ी नीश बनाई है मार्केट अपनी, तो इस काफ़ी यूनिक सॉफ्टवेयर हैं जो जैसे केडेंस है, स्पाइसी डिज़ाइनिंग होती है। चल रहे हो बाबा? तो अब जैसे केडेंस अब बंद करके कह लें दोबारा कि चला के देखें। बंद करके दोबारा चला के देखें। कौन बंद कर गया? केडेंस जैसे मैं बता रहा था कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है। सही। तो केडेंस मतलब कह लें कि जो कंपनीज होती हैं उनको $1 मिलियन का एक तरह से लाइसेंस होता है एक सिंगल नोड का। सिंगल नोड मतलब सिंगल यूज़र एक टाइम पे यूज़ कर सकता है उसको। तो वो कह लें कि काफ़ी जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो लोग इस सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं और यूज़ करते हैं। और काफ़ी लोग इसको इंटरनली बाय भी करते हैं, मतलब 1 साल के लिए बाय कर लेते हैं जब उनको आईसी टेप आउट करनी होती है। नहीं। और कह लें कि काफ़ी लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो अपना कुछ पोर्शन रखे जो भी। तो सॉफ्टवेयर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इसका। कह लें कि जैसे आप लोग हर कोई विंडोज़ आई थिंक क्रैक यूज़ करता होगा, तो वैसे बहुत इतना ईजी होता है क्रैक करना इसको। और कह लें कि मतलब काफ़ी लोग करते भी नहीं है। जैसे अब अकेडमिया में जो एडवांटेज ये होता है कि एज अ रिसर्च ओरिएंटेड साइट जो है आपकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह होती हैं, तो इनको काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे आपको लाइसेंस प्रोवाइड होता है। तो जैसे कह लें कि 20-30,000 का होता है लाइसेंस, 3 इयर्स या लाइफ टाइम का होता है, कंपेयर टू जो आपकी कंपनीज होती हैं जो इसको बाय करती हैं $1 बिलियन $2 बिलियन पे। तो उसमें अब ऑब्वियसली इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब जैसे कीट एक वाहिद इंस्टीट्यूट है कराची में, एटलीस्ट आई थिंक, मुझे पता नहीं सिंध में तो है, पाकिस्तान का पता नहीं। तो जिसके पास केडेंस का लाइसेंस, मतलब एक्टिव लाइसेंस है केडेंस का, और एक डॉक्टर डॉक्टर सलान ने इसको लाइसेंस खरीदा था के मतलब प्रोजेक्ट से। और कह लें कि हम जैसे हम जो रिसेंटली हमने आईसी टेप आउट किया है, सरना सलान ने आपको बताया होगा, प्रोजेक्ट इग्नाइट है जिस पे काम कर रहे थे हम लोग, जिसका मैं टीम लीड था और आके मैं टास्क लीड है उसके। तो हम लोगों ने उस पे सॉफ्टवेयर पे काम किया था, मतलब जो और का कह लें कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो इसमें अब काफ़ी कंडीशंस इस तरह से होती हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड आप आईसी टेप आउट कर सकते हैं, मतलब जिसका कोई कमर्शियल स्कोप नहीं है, मतलब कमर्शियली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रिसर्च के लिए आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया होगा। तो काफ़ी लॉजिस्टिक्स होती हैं उसमें, तो उस पर हम नहीं जाते। लेकिन एक बताने का मकसद ये था कि कीट एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसके पास लाइसेंस है केडिस का, और वो लैब में इवेंचुअली जब आप लोग आई थिंक जो कराची आएंगे, मेजोरिटी तो आई थिंक अब इस्लामाबाद में ही है, तो जब कराची आएंगे तो आप डिज़ाइन सेंटर तो ऑन कैंपस क्लासेस होंगी तो आपको विजिबिलिटी दिखा भी देंगे। तो हम अब केडेंस पे जैसे आप लोग को इवेंचुअली प्रोवाइड किया जाएगा केडेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करने को। तो अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो इंटरफेस से फैमिलाइज कर रहे हैं आप लोगों को कि कैसे काम करते हैं सर्किट्स वगैरह। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये सारे वही हैं जो आप लोग कोर्स में पढ़ेंगे, AICD कोर्स में आप लोग जो पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है। और प्रैक्टिकली आप इसको इवेंचुअली जब आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ इसका एक्सेस वगैरह इन फ्यूचर, तो उस पर आप अपना वो जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जैसे मेरा डेस्कटॉप है, अब इसमें जैसे विंडोज सॉफ्ट इंस्टॉल थे वैसे लिनक्स भी सॉफ्ट इंस्टॉल करते हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ इधर हमने इंस्टॉल किया हुआ है अपना, कह लें कि केडेंस सॉफ्ट इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं हल्का सा इसको एक्सेस कर लेता हूँ ताकि फिर हम उसको
स्टार्ट कर सकें आप यहाँ का सब प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये तो मैं कमांड लाइन से एक्सेस कर रहा हूँ। बेसिकली सॉफ्ट फोल्डर्स पे जाके आप लोग एक्सेस भी कर सकते हैं इसको, ये मसला है। तो अब जैसे ये मेन आपकी अब सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हो गया basically। तो ये कुछ विंडोज़, इस विंडोज से तो हमने लॉन्च किया था केडेंस। ये आपका मेन वर्चुओसो है और एक ये लाइब्रेरी मैनेजर है। तो लाइब्रेरी मैनेजर तो आप बंद कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, आप दोबारा खोल भी सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस हम लोग एक बार हमने खोल लिया तो हम बंद नहीं करते हैं इसको, और टूल से दोबारा जाके आप लाइब्रेरी मैनेजर एक्सेस कर सकते हैं। ये जो बाकी तो विंडोज़ हैं इनको अगर आपने बंद कर दिया तो एक तरह से ये आप सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहे हैं। तो इनको फिलहाल साइड पे ही आप मिनिमाइज करके रख सकते हैं। तो ये मेन आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एज अ केडेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना। आपको ये लाइब्रेरी मैनेजर है, इसमें आपकी लाइब्रेरी सारी बनी हुई हैं जो जिन पर हमने डिज़ाइन वगैरह किया था। तो बिलाल मेरी आवाज़ तो आ रही है ना वैसे? जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। एक स्टार्ट करते हैं हम लोग कि अगर मुझे कुछ चीज़ लेके चलनी हो तो मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ इसको। तो अब जैसे पहले कह लें कि लाइब्रेरीज हैं, सही है, मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इवन एल्टीएम वगैरह या ऑर्किड वगैरह, उसमें आप पहले अपनी लाइब्रेरी बनानी पड़ती है। उसी लाइब्रेरी में आप काम करेंगे तो इवेंचुअली हम एक ही लाइब्रेरी में सारा जो आप लोग डिज़ाइनिंग या प्रैक्टिस करते रहेंगे वो उसी लाइब्रेरी के अंदर आपका बिल्डअप होता रहेगा और सेव होता रहेगा। तो पहले लाइब्रेरी बनाने से पहले मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि आप लोग को नॉलेज है पीडीके क्या होता है? पीडीके जिक्र होता है अक्सर, पीडीकेस क्या होती हैं? मतलब कोई बोल सकता है अगर? बिलाल तुम्हें पता है या इरफान तुम्हें पता है, किसी को आइडिया है? प्रोग्राम डेवलपमेंट किट पैकेज या मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि मतलब किसी भी फैब के किसी भी फैब के सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि उसमें क्या क्या मतलब कौन कौन सी लेयर्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें। डेवलपमेंट किट होती है, ठीक है। ये आपको एक कह लें कि एक फैब प्रोवाइड करती है। अब जैसे केडेंस सॉफ्टवेयर है जो आपने एक्सेस कर लिया, इसके अलावा जो आप किसी फैब्रिक हाउस को आप अप्रोच कर रहे हैं, जैसे आपका टीएसएमसी है, सब लोग नाम सुना होगा टीएसएमसी का, एसएमआईसी है, वैसे एक्स फैब भी है, इन जर्मनी बेस्ड है। तो ये फैब हाउसेस हैं, ये इनके पास पीडीकेस होती हैं, मतलब वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होती है। वन माइक अगर कहलें काफ़ी लेयर्स और काफ़ी कहने सेल्स वगैरह डिपेंडेंट होती हैं। अब जैसे 1 माइक्रोमीटर की पीडीके होगी, उसमें सारे ट्रांजिस्टर्स, सारी लेयर्स वगैरह सब कुछ 1 माइक्रोमीटर की होंगी। और इवन उसमें भी काफ़ी डिफरेंट पीडीकेस होती हैं। हम जैसे XH018 पीडीके थी, उस पर काम कर रही थी, 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी थी, सही। तो वो एक पीडीके होती है जो आपको फैब हाउस प्रोवाइड करता है। अब वो पीडीके कह लें कि उसमें सारे आपके ट्रांजिस्टर लेवल कह लें पीमॉस एंड मॉस जो होते हैं आपके, वो पड़े होते हैं। आपके रजिस्टर कैपेसिटर्स होते हैं, वो पड़े होते हैं जो हमारे यूज़ के होते हैं। इसके बिल्कुल बेसिक लेवल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं। अब जैसे अगर मुझे ओपैम्प डिज़ाइन करना है तो मुझे ओपैम्प ट्रांजिस्टर की हेल्प से करना होगा। अगर मुझे सीमॉस स्विच डिज़ाइन करना है तो मुझे पीमॉस एनमॉस की हेल्प से करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल ही बॉटम लेवल के आपको सर्किट्स मतलब कह लें आपको सेल्स मिलेंगे। तो उसमें आपको पीमॉस एनमॉस, जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ, ये प्रेमलिब इनकी थी, इसमें ये सारे आपको अगर देखो तो हम लोग जो पीमॉस यूज़ करेंगे वो आपका PEL होगा, इस नाम से पीमॉस होगा। ये मैं आपको दिखा दूंगा खुल के। ये सिंपल पीमॉस है आपका, ठीक है। तो उसका एरो अंदर और सर्कल बना हुआ है। ऐसे ही एनमॉस होते हैं, सही है आपके। फिर इसमें रजिस्टर्स होते हैं। ये हर टेक्नोलॉजी या मतलब कह लें हर पीडीके के डिफरेंट नाम होते हैं, मतलब कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है। जैसे पीमॉस का इधर PEL है, कुछ जगह पी कह लें कि NPCH होता है, right? तो डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक्स जो सेल्स हैं, पीमॉस एनमॉस रजिस्टर कैपेसिटर्स, इवन इंडक्टर्स वगैरह, ये इस लाइब्रेरी में आपको अवेलेबल होंगे। और फिर इसकी हेल्प से हम बाकी सेल्स बनाएंगे। अब डिपेंडिंग ओपैम्प के लिए मैं ओपैम्प डिज़ाइन करूँगा तो ट्रांजिस्टर यूज़ करूँगा मैं। जैसे कह लें कि CMOS बनाऊँगा तो मैं पीमॉस एनमॉस यूज़ करूँगा। इवन कोई मैं कंपैरेटर बनाऊँगा तो मैं ट्रांजिस्टर से बनाऊँगा। तो उस लेवल के सर्किट्स अवेलेबल नहीं होते।
तो अब पीडी के लिए हमें हमारे पे एक्सेस है, अब केडेंस का एक्सेस है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फिर पीडी का एक्सेस है हमारे पास। हमें काम करना है तो हमें लाइब्रेरी लॉन्च करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। सही, ऑलरेडी काफ़ी लाइब्रेरीज बनी हुई है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने एक लाइब्रेरी बनाई थी एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, तो मैं एक फ्रॉम स्क्रैच एक लाइब्रेरी बना लेता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो फाइल न्यू पे जाके लाइब्रेरी है आपका, इसमें जाके आप कोई भी न्यू लाइब्रेरी कोई भी नाम रखते हैं, कोई भी अगर जिससे काम कर रहा है सही, तो उसमें XYZ एंड कोई भी नाम रख दे बंदा लाइब्रेरी का, सही वो आपकी चॉइस है। तो अब ये आप लाइब्रेरी जब बनाएंगे तो वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, मतलब एक चीज़ तो पूछता है टेक्नोलॉजी फाइल आपको प्रोवाइड करनी है न्यू लाइब्रेरी की। ये टेक्नोलॉजी फाइल क्या होती है, जो आपको पीडीके के अंदर मौजूद होती है, जो आपको फैब प्रोवाइड करती है। सही, इससे आपको लिंक करना होता है अपनी नई लाइब्रेरी। तो हम इसको अटैच टू एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी फाइल करते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी फाइल अवेलेबल है, तो हम उससे सिंपली अटैच कर देते हैं। बाकी पैरामीटर्स हैं, बाकी मतलब बाकी ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ नहीं करते, तो अटैच करते हुए हमारे पास अब ये भी कह लें कि ये आपको सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। हमें पता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी है वो tech_x018 के नाम से है, तो इससे बस हमें इसको लिंक करना होता है। तो ये हमारी कहने की लाइब्रेरी तरह से बन जाती है। अब ये जैसे XYZ लाइब्रेरी का नाम है, ये आपने बना ली है। अब इससे पहले मैं एक MS इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से लाइब्रेरी बना चुका था, तो सेम प्रोसेस मैंने यूज़ किया था, मतलब सेम प्रोसीजर मैंने यूज़ किया था MS इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें मैंने XYZ पे किया। ठीक है, तो अब एक लाइब्रेरी आपके पास पीडीके है, आपने एक लाइब्रेरी बना ली। अब इस लाइब्रेरी में आपको सारे काम करने हैं। सही, तो अब हम जैसे कह लें कि हमें अगर एक ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करना है, सही ट्रांजिस्टर हमें समझने के कुछ भी डीसी एनालिसिस करने हैं ट्रांजिस्टर की कुछ भी, तो हमें एक स्कीमेटिक बनानी पड़ेगी, एक सेल बनाना पड़ेगा। तो वो जो जिस लाइब्रेरी में आपने बनाई है सही, उस लाइब्रेरी में जाके अभी हम MS इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। मैं अगेन फाइल न्यू, पहले हमने लाइब्रेरी करा था, अब हम सेल व्यू कर लेंगे। सही, तो सेल व्यू में यहाँ जाके मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ स्कीमेटिक। सही है, ये मेरी चॉइस है, मैंने ट्रांस सिस्टम रखी है। सही है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी बस आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या रखा है, ताकि तो लोग बिल्कुल सर्किट के कह लें कि जैसे पास गेट होता है तो पास अंडरस्कोर LVT रख लेते हैं, LVT मतलब लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। नहीं, तो ट्रांस से मतलब मैं ट्रांस के सेम मैं बना रहा हूँ। अब ये आपका एक ब्लैक होल टाइप खुल गया है, जिसमें आपका कह रहे हैं आपको स्कीमेटिक खुल गई, ऊपर से नाम सारा लिखा रहा होता है। अब आपको यहाँ एक आप सेल कॉल करके इसका एक कहने के देख सकते हैं कि इसका मतलब किस तरह काम करता है। अब जैसे अगर हम दो तीन बिल्कुल बेसिक्स लेके चलते हैं हम, जैसे इवेंचुअली अगर मैं आई से करता हूँ और आई से इंस्टेंशिएट होता है, मतलब कुछ चीज़ ऐड होती है, तो आप जैसे इवेंचुअली आप लोग को पता नहीं शुरू में कि क्या लाइब्रेरी का नाम क्या है, सेल व्यू का नाम क्या है। तो अब जैसे हमें पता है कि प्रिमलिब है, ये लाइब्रेरी है जहाँ पे सारे सेल्स मौजूद हैं, और सेल का नाम है NEL। सही है, ये NMOS है। अगर किसी को यहाँ से एक्सेस नहीं है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं प्रिमलिब पे जाके NEL और सिंबल सेलेक्ट करके क्लोज कर सकते हैं। तो ये आप सिंपल इसको एक ऐड कर सकते हैं अपने स्कीमेटिक के अंदर। ये आपका बिल्कुल स्कीमेटिक की प्लेस है, इसमें आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन तो हमने एक सिंपल NMOS इसमें ऐड कर लिया है, ये NMOS अवेलेबल है हमें पीडीके के साथ मिला था, NEL नाम है इसका। अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं, काफ़ी पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए नहीं है। सही है, तो कुछ पैरामीटर्स जैसे लेंथ और विड्थ है, ये आप लोग को आइडिया है कि लेंथ क्या होती है और विड्थ क्या होती है। सही है, तो नंबर ऑफ फिंगर्स मल्टीप्लायर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपका विथ से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आती हैं। तो अभी हम नंबर ऑफ फिंगर्स मल्टीप्लायर्स को देखते नहीं है, ये ज़्यादातर कंसर्न लेआउट के पॉइंट से ज़्यादा होता है, वो आपको थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। लेकिन हमारे दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, विथ और लेंथ। तो अब अगर जैसे मैंने नंबर ऑफ फिंगर्स 1 है, मल्टीप्लायर्स 1 है, तो टोटल जो मेरी फिंगर की विथ है, मतलब एक फिंगर की विथ मेरी 2 माइक्रोमीटर है और लेंथ मेरी 180 नैनोमीटर है। ये लेंथ 180 नैनोमीटर आपकी मिनिमम है, तो ये टेक्नोलॉजी डिफाइन करती है। मतलब अगर मेरी टेक्नोलॉजी 180 नैनोमीटर है तो मेरी लेंथ 180 नैनोमीटर से कम नहीं हो सकती, 180 नैनोमीटर से ज़्यादा ही लेंथ होगी मेरी। तो मिनिमम लेंथ अभी ट्रांसफर सेलेक्ट हुआ हुआ है, विथ आपकी 2 माइक्रो सेलेक्ट हुई हुई है, हम इसको 1 माइक्रो कर लेते हैं चेक करने के लिए।
अब जैसे एक चीज पैरामीटर है ये डिवाइस विथ, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि ये टोटल ट्रांजिस्टर की विड्थ कितनी है। अब ये फॉर्मूला होता है, इसमें नंबर ऑफ फिंगर्स अगर मैं बढ़ा दूंगा ना इसको, तो मेरी टोटल विड्थ है, उसका फॉर्मूला होता है विड्थ पर फिंगर टाइम्स नंबर ऑफ फिंगर्स या टाइम्स मल्टीप्लायर। तो अब जैसे मैंने नंबर ऑफ फिंगर्स 10 कर ली, तो मेरी फिंगर विड्थ से मल्टीप्लाई होकर मेरी लेंथ टोटल 10 माइक्रो आ गई। अब अगर मल्टीप्लाई 2 भी कर लूँगा तो यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी टोटल विड्थ 20 माइक्रो हो गई। तो इवेंचुअली आप विड्थ वगैरह एक बढ़ाने का ही तरीका होता है। दूसरा तरीका है मैं डायरेक्ट फिंगर पर विड्थ को मैं 10 टाइम्स कर दूँ। तो हम लोग एज ए डिज़ाइनर्स तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कुछ है ही नहीं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिलहाल होती है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए है नहीं। ये लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांजिस्टर के डायमेंशंस विड्थ और लेंथ वगैरह साइज है किस तरह प्लेस हो रहा है, वो सब इस पर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा और दे देंगे आगे। तो अभी हम उसको फोकस नहीं करते, हम देखते हैं कि भाई हमारी फिंगर पर विथ अपने फिंगर विथ हमारी 1 माइक्रो है और लेंथ हमारी 1 नैनोमीटर। तो हमारे एनमॉस हमने कॉल किया। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे सप्लाईज देनी पड़ेंगी कि मैं इसमें जैसे अब डब्ल्यू होता है इससे वायर खींचती है, ये मैं 3-4 वायर्स खींच देता हूँ इधर। आपके 4 टर्मिनल डिवाइस है, आपको पता है ड्रेन गेट सोर्स और बॉडी होता है। तो बॉडी तो वैसे कुछ ट्रांजिस्टर्स में अलग से होती है, कुछ ट्रांजिस्टर में सोर्स से कनेक्ट हो जाती है कि सोर्स मोस्ट नेगेटिव होता है एनमॉस का, और सॉरी पॉट, और आपका पीमॉस तो ऑपोजिट होता है। तो अब कुछ चीज़ें हैं जैसे वो आई से इंस्टिट्यूट होती हैं। अब ये तो आपकी प्रिमलिप थी, वो लाइब्रेरी थी जो आपकी एक्सैब ने प्रोवाइड की थी। अब कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो डिफ़ॉल्ट केडेंस के साथ आती हैं, जो कह लें कि आपकी उसमें कुछ लाइब्रेरीज हैं वो आपकी एनालॉग लिब हैं, और आपकी कह लें कि जैसे आपकी बेसिक की कुछ टेक्नोलॉजी लाइब्रेरीज है, बेसिक एनालॉग लिब, ये आपके कुछ आइडियल कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें होते हैं टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपके कहने के VDC आपके कह रहे हैं पावर सप्लाईज हैं, जो भी आपका ग्राउंड है, आपकी कोई साइन वेव आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन कुछ लाइब्रेरीज होती हैं उसमें आइडियल सेल्स होते हैं, एंड गेट्स वगैरह, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, तो वो चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं आपके लिए। लेकिन ये एक तरह से कह लें कि कांस्टेंट होती हैं और टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होती है। अब जैसे ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, अब जैसे हमें पता है कि एनालॉग लिब है, इसमें एक सोर्स इसका नाम है VDC, ये एक तरह से आइडियल आपकी वो है वोल्टेज सप्लाई है, सही। तो अब जैसे ये हम यहाँ प्लेस करते हैं, तो आई से इंस्टेंशिएट किया था हमने, और यहाँ आपका एक बार सामने शो हो गया था, तो हाइड करके हमने लेफ्ट माउस क्लिक से हमने प्लेस कर दिया था और एस्केप दबा दिया था, तो हमारे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स आ गया। इसके अलावा कह लें कि हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब आपने अभी ऑब्वियसली हर सर्किट को एक VDD चाहिए और एक VSS चाहिए, मतलब करंट फ्लो कराना है तो VDD मतलब वोल्टेज सप्लाई उससे ग्राउंड पे होता है। अब आप लोग 741 IC यूज़ करते हैं, उसमें +5 वोल्ट -5 वोल्ट होता है, जो मतलब V CC होता है -VE होता है। तो आपका इसमें हम लोग एक ग्राउंड और एक VDD होगा। तो एक जैसे हमने VDC कॉल किया, वैसे हमारा एक ग्राउंड भी होता है, हमसे कॉल करते हैं, GND के नाम से होता है। ये सब आइडियल चीज़ है। तो अब अगर मैं इसको, अच्छा L से लेबल होता है। आप जैसे वायर्स को एक आपस में कनेक्ट करना है, तो वो या तो मैं W से कनेक्ट कर करके मैं कनेक्ट कर दूं, सही। अब ये मैंने गंदगी से कनेक्ट कर लिया। एक तो ये तरीका है वायर को कनेक्ट करने का, तो आपने कनेक्शन पाथ बना दिया। एक और तरीका क्या होता है लेबल से कनेक्ट करने का, तो वर्चुअली आप कहने की तरह से कनेक्ट करने का, मैं 2 लेबल सेम नाम के देता हूँ तो वर्चुअली कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे मैं VSS यहाँ दे देता हूँ और मैं सेम VSS का लेबल देके मैं यहाँ दे देता हूँ, तो आपके ऊपर टॉप लेफ्ट पे हमारा चेक सेव तो प्रेस करूँगा, तो ये बता रहा है कि ये VSS आपका कनेक्ट हुआ हुआ है, जहाँ से आपका कनेक्शन बना हुआ है।
तो वायर्ड नहीं है लेकिन लेबल्स दोनों सेम हुए हैं, तो इस तरह से आपका कनेक्शन सेम हुआ हुआ है। तो ये आपने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, अब आपको VDD भी कनेक्ट करना है। नहीं तो सेम आपने जैसे VDC, इसके अंदर आपने 0 वोल्ट DC वोल्टेज दे दिया है। अब ये कहने के VDC के पैरामीटर्स हैं, आपको डिफाइन करने हैं कि आपको किस तरह यूज़ करना है। तो जैसे मैंने DC वोल्टेज अगर यहाँ 0 दे दिया, इसका मतलब है कि इस साइड पे तो ग्राउंड है, 0 वोल्ट है, और ये सीरीज में एक तरह से 0 वोल्ट लगा हुआ है, तो VSS भी 0 वोल्ट होगा। नहीं, अगर मैं कहने की एक और VDC कॉपी कर लेता हूँ, C से कॉपी होता है, तो ये शुरू में आप लोग Ctrl+C Ctrl भी दबा रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको आदत पड़ जाएगी कि इसमें C से कॉपी होता है। नहीं, तो अब C से कॉपी करके जैसे मुझे वायर कॉपी करनी है, मैं वायर को सेलेक्ट करके C दबाऊंगा तो कॉपी हो जाएगी और मैं इधर कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं कह लें कि मैंने यहाँ C करके दोबारा कॉपी कर दिया। अब इस लेबल का अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके Q दबाऊंगा, तो मैं यहाँ से कोई और नाम दे सकता हूँ लेबल का, DDD नाम दे दिया मैंने। या मैं अगर ऐसे नहीं करना चाह रहा तो मैं सिंपल वायर स्ट्रेच करके L से लेबल दे के VDD दे दूँगा। अब इसमें हमने DC वोल्टेज 0 डिफाइन किया था, इसमें अगर मैं DC वोल्टेज कुछ और डिफाइन कर दूँ, इस केस में हम 1.8 वोल्ट डिफाइन कर देते हैं। तो अब हमारे पास दो सप्लाईज आ गई हैं, VSS है वो 0 वोल्ट पे है और VDD है वो 1.8 वोल्ट पे है। तो ये आपका कहने की एक तरह से आपको VDD भी दे सकते हैं, VSS भी दे सकते हैं। अब हमने VSS इसके सोर्स पे दे दिया, अब हम VDD अगर ऊपर देना चाहें, तो अब एक चीज़ स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक सिंपल सा एक हम रजिस्टर सर्किट में इंक्लूड करते हैं। ऐसे आपने प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो उस केस में अगर ये 10K का रजिस्टर मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ और मैं यहाँ लेबल दे के VDD दे देता हूँ, तो ऐसे आपने बुक में न्यूमेरिकल्स दिखे होंगे, इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो उसी को थोड़ा रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं हम लोग इधर। अब आपने ऊपर सप्लाई दे दी है, सब एक पाथ बन गया VDD से VSS। अब एक दो चीज़ें मिसिंग है, अगर मैं ड्रेन से आउटपुट लेना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ लेबल दे दिया VD। लेबल देना तो ज़रूरी नहीं होता, बस आपको पता होता है कि आप क्या चीज़ प्लॉट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेबल ऐसे कह लें कि एग्जिस्ट नहीं करता असली में। तो अब ये जैसे मेरा वोल्टेज है, इसका मैंने इधर लेबल दिया था VGS, क्योंकि ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है। अब अगर मैं इसको कुछ प्लॉट करना चाहूँ तो मुझे अब आप एक मॉसफेट है वो क्या कहलाता है, इसमें करंट कंट्रोल करंट सोर्स कहलाता है, क्या कहलाता है? मॉसफेट तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। कंट्रोल कौन सी सोर्स होती है? तो बेसिकली आप करंट सोर्स। करंट सोर्स होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप वोल्टेज वेरी कर रहे हैं और करंट चेंज हो रहा है, और वही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, IT is equal to half mu1 COX W upon L VGS minus VT square। सही, ये सैचुरेशन मोड का फॉर्मूला है। तो ये क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है या फिर इसमें कुछ और चीज़ जाती है? मैंने भी बोला था हाफ mu1 COX W upon L VGS minus VT square, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है सैचुरेशन का, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर ये इसमें कुछ और इफेक्ट इंक्लूड होता है? इंक्लूड होता है इसमें वो बॉडी इफेक्ट वाला पैरामीटर। तो बॉडी इफेक्ट आपने लास्ट क्लास में किया था, तो 1 प्लस लेमडा VDS होता है और वो चैनल मॉड्यूलेशन पे इफेक्ट करता है, इसकी वजह से भी होता है। तो अभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे अगर मैं एक और कॉपी करके मैं यहाँ VGS सप्लाई का नाम दे दूँ, अब ये आपने DC वोल्टेज यहाँ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या मैं एक वेरिएबल दे सकता हूँ कोई भी। वेरिएबल मतलब मैंने एक नाम दे दिया था। अब ये नाम कह रहे हैं कि मैं प्लेस कर दूंगा ना, तो असली में इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, बस ये वेरिएबल है, आपने कुछ प्रोवाइड नहीं किया था। तो अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आपको कहीं ना कहीं इसकी मेंशन करनी पड़ेगी वैल्यू क्या है, क्योंकि अभी तो गेट VGS से कुछ वोल्टेज है ना,
मतलब कुछ भी हो सकता है, 200 मिली वोल्ट हो सकता है, 400 मिली वोल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस केस में तो वो एक वेरिएबल है, आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। अनलाइक आपने VDD जो आपकी सप्लाई थी उसमें आपने 1.8 वोल्ट डिफाइन किया था, VSS में आपने 0 वोल्ट डिफाइन किया था। अभी हमने VGS को एक वेरिएबल दिया हुआ है और वेरिएबल हमें कहीं ना कहीं डिफाइन करना हो। तो जैसे मैं आउटपुट है, अब ये कैसे मैंने जब सेव किया था ना, तो मुझे उसने एक वार्निंग दी थी। तो ये आपको यहाँ एक एरर भी देगा और एक वार्निंग भी देगा। अब जैसे अगर मैं ये दो कनेक्ट कर देता हूँ तो उसने मुझे एक एरर दे दिया। वार्निंग छुप जाती है जब एरर सामने आता है, जब एरर आप खत्म कर देंगे तो वार्निंग शो हो जाएगी। अब एरर और वार्निंग्स हैं, ये हमें किस तरह कैंसिल आउट करनी पड़ती है। एरर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि एरर्स के बिना आपकी सिमुलेशन चलती नहीं। वार्निंग्स हैं वो अवॉइडेबल कहने होती हैं, मतलब उनको आपको, काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ मतलब वार्निंग ना आए तो कुछ चीज़ सर्किट को चेंज कर लेते हैं, और फिर कुछ लोग वार्निंग को रहने देते हैं। अब जैसे एरर ये बता रहे देयर इज एन एरर आपके सर्किट में, अब वो चीज़ है आप उसको ट्रेस करते हैं एरर है क्या। बेसिकली उसने बता दिया आपको कि आपका VGS VDD शॉर्ट हुआ है, और ऐसा आप नहीं कर सकते। आपने दो अलग वेरिएबल दिए हुए, इसका मतलब है कि दो अलग वोल्टेज हैं, आप इनको शॉर्ट नहीं कर सकते। एक तरह से आप दो पावर सप्लाईज आइडियल उनको शॉर्ट कर रहे हैं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसको करके मैं डिलीट कर दूंगा सेलेक्ट करके, तो मेरा सिर्फ एरर खत्म हो गया। अब ये वार्निंग आ रही है। अब वार्निंग इस सर्किट में, वार्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि इस साइड पे वार्निंग है, लेकिन बस वो बताना चाह रहा है कि ये आपका फ्लोटिंग नेट पड़ा हुआ है। तो इसको भी आप फ्लोटिंग नेट रहने देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग नेट हटाने के लिए एक आपका वो होता है नो कनेक्ट पैरामीटर होता है, वो प्लेस कर देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे कनेक्टर है जो अभी वार्निंग खत्म कर रहा है। असली में कहीं कनेक्शन जा नहीं है, बस ये वार्निंग खत्म कर रहा हो, कुछ नहीं। अब अगर मैं इस सर्किट का इसको चलाना चाहूँ तो एक लॉन्च से ADL और ADXL दो टेक्निक्स होती हैं, हम ADL यूज़ करते हैं। ये आपकी विंडो खोल लिया, ये आपका एक तरह से कहने की यहाँ आप कोई चीज़ पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, आप कहने की एनालिसिस करने के लिए आउटपुट सारी चीज़ यहाँ हो रही होती है। तो अब जैसे मैं कहूँ कि मैं सिर्फ DC एनालिसिस देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके DC सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने DC सेलेक्ट कर दिया। अब मैं DC एनालिसिस देख सकता हूँ। तो आप तो जैसे मॉसफेट्स अगर आपने पढ़े होंगे, ट्रांजिस्टर, और जो आपने BJT पढ़े होंगे, इसमें DC एनालिसिस होता है और फिर आपका AC एनालिसिस होता है। स्मॉल सिग्नल वगैरह आप देखते हैं, और फिर आप शुरू में DC ऑपरेटिंग पॉइंट्स वगैरह सेट करते थे। आप ID जो करंट VGS वगैरह सारे वोल्टेज निकालते थे, वो आप DC में निकालते थे। तो हम DC देख सकते हैं क्या हो रहा है। नया आता है ना बंदा, अभी तुम तो अब क्या है कि मैंने एक वेरिएबल अप्लाई मतलब सर्किट में डाला था VGS के नाम से। तो अब वो वेरिएबल मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा, तो मुझे वेरिएबल पे जाके कॉपी फ्रॉम सेल, मतलब स्कीमेटिक से कॉपी कर लो, कोई वेरिएबल आपने असाइन किया हुआ है तो एक वेरिएबल इधर आ जाएगा। अब यहाँ मैं कुछ भी वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने स्टार्ट में 500 मिली वोल्ट अप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है कि एक मैंने अब एक तरह से देखा जाए, यहाँ मैं VGS 500 मिली वोल्ट दे रहा हूँ, या मैं इधर जाके डायरेक्ट 500 मिली वोल्ट लिख दूँ, वो एक ही बात है। यहाँ मैंने वेरिएबल दे दिया है और मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। इससे आसानी ये है कि मुझे अगर VGS चेंज करना है तो मैं यहाँ जाके चेंज कर लूँगा, मुझे बार बार सर्किट में जाके कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक। अब अगर सर्किट में कुछ चेंज होता है ना, कुछ बहुत छोटी चीज़ भी चेंज होती है ना, सिंपल मैंने वायर को लंबा कर दिया या कुछ भी कर दिया, ठीक, वो आपसे मांगता है कि आप सर्किट मॉडिफाई हो गए। अब उसको नहीं पता किस लेवल की मॉडिफिकेशन हुई है। तो हमने सिंपल वायर खींची, हमने हालांकि सर्किट मॉडिफाई से कुछ नहीं किया। तो वो वायर खींचने पे भी बोलता है आपको चेक एंड सेव करें। और ये एक निशानी ये है कि ऊपर स्कीमेटिक साइड पे एक स्टार बना हुआ है या हिस्टेरिक बना हुआ है, ये बता रहा है कि आपका सर्किट मॉडिफाई हुआ है, आपको सेव करना पड़ेगा। तो आप चेक एंड सेव कर लेंगे तो वो स्टार हट जाएगा, तो अब आपका VGS जैसा था वैसा ही है। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ ना, तो मैंने VGS 5 मिली वोल्ट अप्लाई कर दिया। अब एक सिमुलेशन चल गई, इसमें कुछ अगर एरर्स आएंगे तो एरर्स आ जाएंगे, सही है, लेकिन इसमें बता दें 0 एरर है, तो आपकी सिमुलेशन चल चुकी है। अब ये मेरी सिमुलेशन चली हुई है, जो मेरा DC सिंपल चला।
अब इसमें यहाँ जाके हम इसको डीसी नोड वोल्टेजेस अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सारे पॉइंट्स पे जो वोल्टेज बन रहे होंगे ना वो शो हो जाएंगे। वो बता देगा भाई आपका इधर 1.56 आ रहा है, इधर 1.8 आ रहा है। सिमिलरली जाके मैं डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट शो करूँगा तो सारे करंट्स वगैरह शो कर देगा कि क्या एग्जैक्टली आ रहे हैं सेकंड। अब ये कह लें कि ये सिंपल हमारे पास एक, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कॉमन सोर्स कह सकता हूँ या नहीं कह सकता। मैंने इनपुट गेट पे दिया हुआ है, मैंने आउटपुट ड्रेन पे लिया हुआ है, तो कॉमन सोर्स हो सकता है ये। अब ये हमारे कॉमन सोर्स की तरह से एम्पलीफायर के लिए कुछ भी कह लें, हमने गेट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है हमने, और गेट वोल्टेज हमने जो अप्लाई किया है उससे करंट बन रहा है। तो ये वही फॉर्मूला लिखिए, हाफ म्यू एन सी ओस डब्ल्यू अपॉन एल बीजीएस माइनस बीटी स्क्वायर से आपका करंट बन रहा है। अब इसमें कह लें कुछ चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं है, मतलब वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ मॉडल पैरामीटर्स जावा के ना, अगर आप क्यूरियस होते हैं ना तो आप यहाँ जाके ये सारे आपको बता देते हैं, पैरामीटर्स जैसे कैपेसिटेंस वगैरह सारी बता देते हैं। नहीं तो उस केस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा करंट की वैल्यू बन क्या रही है। तो इस फॉर्मूला हमें पता है हाफ म्यू एन सी ओ एक्स, अभी हमें म्यू एन और सी ओ एक्स पता नहीं है क्या है। डब्ल्यू अपॉन एल हमें पता है, इसमें जाके अगर मैं क्यू से सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पता रहता है कि भाई डब्ल्यू आपका 1 माइक्रो है, लेंथ आपकी 0.18 माइक्रो है। डब्ल्यू एल आपको पता है, वीजीएस आपको पता है, आपने 500 मिली वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। वीटी आपको पता है, यहाँ वो शो कर रहा है कि 437 है। तो काफ़ी चीज़ें आपको पता है, बस आपको म्यू एन सी ओ एक्स पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको पता होती तो आप करंट जो आप फॉर्मूला से अप्लाई फाइंड आउट करते हैं वही करंट यहाँ जो 23.36 माइक्रो आ रहा है वो शो हो जाता है। अब ये आईडी कुछ लोग बोलते हैं आईडीएस बोलते हैं, एक ही बात है। तो आपका आईडी पे करंट है वही आपका आई एस में करंट होता है, क्योंकि गेट पे तो करंट फ्लो नहीं करता कुछ। ये थोड़ा डिफरेंस है आपका, एक बीजेटी और मॉसफेट में आपका गेट साइड पे आपकी करंट नहीं होता, आपका बेस पे जो बीजेटी में बहुत कम करंट फ्लो करता है। तो ये आपका सिंपल बाइस ट्रांसफर हुआ है। अच्छा आप मुझे, आप लोग को रीजन्स के बारे में पता है, मतलब ये तो आप लोग को पता है ना कि सैचुरेशन रीजन क्या होता है, आपका ट्रायोड रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन क्या होता है, इसकी नॉलेज तो है ना आप लोगों को। जी ये सब पढ़ा है वैसे जी। तो दो, वैसे अगर हम देखें ना विजुअली पहले हमने पढ़ा था, उस केस में हमने सिर्फ लीनियर ट्रायोड रीजन और सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन पढ़े। अब आप इन डेप्थ में पढ़ेंगे ना तो एक सब थ्रेशोल्ड और एक ब्रेकडाउन रीजन भी होता है। तो टोटल 5 रीजन्स होते हैं जो आपके कहने के आप, मैं कह सकता हूँ कि एग्जिस्ट करते हैं आपके कहने के रियल लाइफ के लिए जो भी। तो अब जैसे एक रीजन है सही, यहाँ वो रीजन बता रहा है कि रीजन 2 पे आपका ट्रांजिस्टर बायस हुआ है। अब रीजन 2 कौन सा है देखो, अब जो 5 रीजन्स है ना उसमें अगर यहाँ वैल्यू 0 लिखी है मतलब रीजन 0 कट ऑफ कहलाता है। रीजन 1 है ये लीनियर ट्रायोड रीजन कहलाता है। रीजन 2 है ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है। सैचुरेशन रीजन को कुछ लोग स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन भी कहते हैं। रीजन 3 होता है वो आपका सब थ्रेशोल्ड कहलाता है, उसको लोग वीक इन्वर्जन भी कहते हैं। और रीजन 4 है वो आपका ब्रेकडाउन कहलाता है। तो हम ज़्यादातर जो क्यू पॉइंट बायस करते हैं वो हम सैचुरेशन रीजन में करते हैं। कोई बता सकता है सैचुरेशन रीजन में क्यों करते हैं ज़्यादातर बायस? सैचुरेशन में रीजन में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है या वैरी करता है? सर कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट होता है, तो एक वेरिएबल हम कांस्टेंट रखने के लिए हम सैचुरेशन रीजन में हम इसको बायस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सैचुरेशन रीजन के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन होती है VGS ग्रेटर देन DTH, ये आपका ट्रायोड में भी होता है आपका सैचुरेशन में भी होता है। तो इस केस में अगर मैं देखूं मेरा VTH सामने विजिबल है 437 मिली और VGS मेरा 500 मिली है, तो यहाँ वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर मुझे रीजन या पता नहीं हो क्या है तो मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि VGS ग्रेटर देन VTH है, तो ये ट्रायोड भी हो सकता है और ये सैचुरेशन भी हो सकता है। अगर VGS लेस देन VTH होता है तो वो कट ऑफ होता है या सब थ्रेशोल्ड होता है।
ये तो आप दोनों ने कट ऑफ पढ़ा हुआ है। तो अब हम इसको ये कंडीशन देखें, हम पता चलता है कि ये आपका सैचुरेशन या ट्रायोड रीजन। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोई बता सकता है? दूसरी कंडीशन आपकी वी जी ओवर बोल। ड्राइव होती है ना उसमें, VDS से VDS बड़ा होना चाहिए वी ओवर ड्राइव से। बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल। VDS ग्रेटर देन वी ओवर ड्राइव होता है, और वी ओवर ड्राइव आपका VGS माइनस VT होता है। अच्छा, अब एक चीज होती है VGS माइनस VT, या जो वी ओवर ड्राइव होता है ना, वो इधर VD सैट के नाम से शो किया जाता है। मतलब अगर वी ओवर ड्राइव में बोल रहा हूँ तो वो VD सैट है। तो इस केस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि VDS ग्रेटर देन वी ओवर ड्राइव है, या मैं बोलूँ VDS ग्रेटर देन VD सैट है, तो वो एक ही बात है। तो इस केस में VDS मेरा 1.566 वोल्ट है, VD सैट मेरा 91 मिली है। तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है और पुरानी वाली कंडीशन भी ट्रू थी, तो मेरा सैचुरेशन रीजन है। अब VD सैट अगर आप देखेंगे ना, VGS माइनस VT करेंगे तो क्या बनता है, 63 बनता है। सही मिली। अब इसमें तो VD सैट गिवन होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें और भी ऐड होती हैं। तो वो रफली कह लें कि एग्जैक्टली सेम नहीं होता, होना चाहिए एग्जैक्टली सेम, लेकिन वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है जो हमें पता नहीं था, हम उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली VGS माइनस VT जो ओवर ड्राइव होता है, वो आपका VD सैट भी होता है। तो ये अब दो कंडीशन यहाँ ट्रू हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर बायस हुआ हुआ है, ये सैचुरेशन रीजन में हुआ हुआ है। अच्छा, अब मुझे आप ना बताएं कि ID VGS कर्व के बारे में पता है आपको? ID VGS कर्व क्या होता है? कोई बता सकते हैं किस तरह प्लॉट होता है? मतलब मैं VGS बढ़ाता हूँ तो मेरा ID बढ़ता है ना? सही। तो यस कॉल करें कि एक एक्सपोनेंशियली VGS बढ़ाता हूँ, मेरा ID एक्सपोनेंशियली बढ़ता है या स्क्वायर लॉ से बढ़ता है। और ये स्क्वायर लॉ से क्यों बढ़ता है? क्योंकि फॉर्मूला बताता है आपको, इस केस में आपका VGS माइनस VT स्क्वायर में आ रहा होता है आपका। तो VGS में बढ़ाऊंगा तो मेरा ID स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम वैसा कर्व प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अब यहाँ क्या करें, बेसिकली हमने इधर जाके ये DC एनालिसिस आपने सिलेक्ट किया था, इधर जाके या फिर इधर जाके एक ही बात है। हमने शुरू में DC एनालिसिस सिलेक्ट किया था, अब मैं या तो इसको डबल क्लिक कर दूँ तो वही चीज़ खुल जाती है दोबारा जो यहाँ जाके हमने खोली थी। अब ये डिज़ाइन वेरिएबल है, वो इस केस में आपका VGS है। अब उस केस में हम VGS को वैरी करते हैं, क्योंकि हमारा कर्व जो होता है वो यही बताता है हमें VGS में बढ़ाता हूँ मेरा करंट बढ़ता है। अगर मैं सिमुलेशन में VGS में डिफरेंट पॉइंट्स में बढ़ाऊँ, तो जैसे यहाँ हमने बोल दिया कि 0 से 0.9 वोल्ट तक हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, और एक स्टेप साइज है हमारा 0.05। तो ऑब्वियसली जब आप लाइन बनाते हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स से बनाते हैं, तो हमारे डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं, 0 है, 50 मिली है, 100 मिली है। 50 मिली के स्टेप से इंक्रीमेंट होके वो 900 मिली वोल्ट तक जा रहे हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको कहने के पैरामीटर सेव कर देगा, और इवेंचुअली वो एक तरह से लाइन के फॉर्म में बना देगा। तो यहाँ हम VGS वैरी कर रहे हैं 0 से 0.9 वोल्ट तक। फिर हम लोग देख रहे हैं कि VGS वैरी करते हुए हमारा ID का रिलेशन क्या है। अच्छा, अब ID प्लॉट करना के लिए आपको है ना नोड सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वोल्टेजेस है ना, वो आपके वायर्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वायर्स को सेलेक्ट करके आप प्लॉट कर सकते हैं। करंट्स के लिए आपके नोड्स होते हैं, ये जो कह रहे हैं रेड स्क्वायर बने हैं यहाँ पे नोड्स, तो इसको हमने सेव करना होता है। अच्छा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है उस पर फोकस नहीं करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इवेंचुअली आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें कि कैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए और कैसा आएगा। तो उस पर तो या कुछ चीज़ मिस हो रही है, कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आ रही ना, मतलब में कंट्रोल्स क्या है, तो इवेंचुअली विद टाइम जब आप लोग ऑन कैंपस वगैरह आएंगे, आपको सामने सॉफ्टवेयर यूज़ कराएंगे, तो उससे आपको फेमिलाइज हो जाएंगे। तो काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है, मतलब आप कुछ भी करेंगे, आपको कुछ चीज़ याद नहीं होती, लेकिन आप माउस और कीबोर्ड आपका हाथ सेट होता है, तो आप खुद ही आपके वो माउस वहीं जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना शुरू हो जाता है। तो आपके कहने की वो मेमोरी होती है वो। तो अभी मैं बेसिकली मुझे अगर इस नोट पे मुझे करंट प्लॉट करना है, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ।
सेलेक्ट करें। तो ये मैंने ड्रेन का टर्मिनल मार्क कर लिया है। ये मेरा गेट का टर्मिनल है, ये मेरा सोर्स का टर्मिनल है। अगर मैं ड्रेन के टर्मिनल पे करंट प्लॉट करूं और सोर्स के टर्मिनल पे करंट प्लॉट करूं तो सेम आना चाहिए, क्योंकि जो सारा करंट है आई डी इक्वल्स टू आई एस होता है। इस केस में मैंने ड्रेन का करंट मार्क कर लिया। अब अगर मैं चला रहा हूँ ना, इस सोल्यूशन चलाता हूँ, तो ये एक मुझे प्लॉट देना चाहिए। प्लॉट मेरा वी जी एस डिफरेंट पॉइंट्स पे चलाया हुआ है। अब उस केस में अगर मैं करंट मेजर करना चाह रहा हूँ तो टूल्स पे कैलकुलेटर में जाके अगर मैं करंट, मैंने अभी स्वीप किया है, कोई चीज़ स्वीप की है, तो जैसे यहाँ एक आपको शायद विजिबल नहीं हो, मुझे नहीं पता, कि एक वी टी होता है, ये आपका ट्रांजिएंट वोल्टेज है, एक वी एफ होता है आपका ए सी वोल्टेज है, एक आपका वी डी सी होता है, ये डी सी वोल्टेज है, एक वी एस होता है, एक स्वीप वोल्टेज होता है। सिमिलरली आपका आई टी ट्रांजिएंट करंट, ए सी करंट, डी सी करंट, स्वीप करंट। अब अगर हमने एक स्वीप चलाया है, डिफरेंट पॉइंट्स हमने स्वीप चलाया है, ये स्वीप हमने डीसी में रहते हैं हमने स्वीप किया है वीजीएस को, तो मेरा फोकस वीएस या आईएस पे होगा। अब अगर मुझे प्लॉट करना है आई डी एस वर्सेस वीजीएस, वीजीएस तो मैंने स्वीप किया है, अब मुझे आई डी एस प्लॉट करना है, तो मैं करंट स्वीप पे जाऊंगा आईएस पे और मैं इस नोड को सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये नोड है ना, मैंने बता रहे हैं मुझे आई डी एस की वैल्यू बताएगा एक पॉइंट पे, और हमने स्वीप चलाया हुआ तो डिफरेंट पॉइंट्स बताएगा। तो अब अगर इसको मैं न्यू विंडो पे प्लॉट करता हूँ तो एक मुझे ये मेरे सामने कर्व आ जाएगा, और ऐसा ही कर्व आप लोगों के बुक्स वगैरह में होता है। ये आपका वी जी एस एक्सिस है आपका एक्सिस में, और वाई में आपका आई डी एस है। अब मुझे कोई बता सकते हैं कि इसका ये पॉइंट क्या होता है? अगर मैं यहाँ देखूँ कुछ, VTH होता है थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है एग्जैक्टली। अब कुछ लोग यहाँ बना देंगे, कुछ लोग यहाँ बना देंगे, सही है। तो एग्जैक्टली वो कुछ परसेंटेज होता है जो आपका जिस टाइम पे आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है या कह लें करंट पास होना शुरू हो जाता है, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो ये हमें बता रहे हैं कि रफली आपका 400 टू 450 के आसपास आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज लाई करता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है, तो आप सिमुलेटेड एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट की होती है। अब ये जैसे कह लें कि ये हम जो हमें यहाँ विजिबल हो रहा था, वो विजिबल हो रहा था 437 मिली, ये आपको बता रहा था आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 437 मिली है। सिमुलेशन में भी हमें ये शो हो रहा है कि आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 437 के आसपास ही, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, सिमुलेटर ने बताया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा वो 437 पे हम चलाऊँगा तो यहाँ मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज लाई करते हैं, मतलब यहाँ से मेरा चैनल बनना शुरू होता है, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मेरा आई डी वीजीएस का कर्व है। अब अगर मैं कह लें कि अब मुझे कोई बता सकता है कि मैं अगर नंबर ऑफ फिंगर्स डबल करता हूँ तो क्या होगा? मतलब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए अगर नंबर ऑफ फिंगर्स हैं, जो इस केस में नंबर ऑफ फिंगर्स छोड़े चले, मैं कहूँ अगर मैं विड्थ को डबल कर रहा हूँ, मतलब मैंने विड्थ को 1 माइक्रो से 2 माइक्रो कर दी। पहले विड्थ मेरी 1 माइक्रो थी, अब मैंने 2 माइक्रो कर दी, तो मैंने विड्थ ट्रांजिस्टर की डबल कर दी। अगर मैं करंट के फॉर्मूला में देखूं तो विड्थ डबल करने से मेरा करंट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होगा, डबल हो जाएगा। इंक्रीज करेगा बिल्कुल। डबल होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है हाफ म्यू सी एस डब्ल्यू अपॉन एल। तो डब्ल्यू डबल करता हूँ तो मेरा करंट डबल होगा। अब यहाँ देखते हैं कि डब्ल्यू डबल किया है मैंने, तो मेरा करंट डबल हुआ ही नहीं। 23.36 माइक्रो था, अब ये आपका 43.55 माइक्रो है। तो ये ऑलमोस्ट डबल हुआ है। नहीं, अब ऑलमोस्ट डबल हुआ है, इसका क्या मतलब है? मतलब एग्जैक्टली डबल क्यों नहीं हुआ? वैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कह लें कि मतलब उसको कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ चलिए इसको नहीं चेंज करता। अब एक चीज़ जो आप लोगों ने पढ़ी थी ना, वो आपने चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पढ़ी थी। उस केस में आपका इस फॉर्मूला के आगे 1 प्लस लेमडा वी डी एस भी आता है। अब मैं दोबारा इस डब्ल्यू को हाफ करता हूँ, अब मेरा वी डी एस वोल्टेज आप लोग और करेगा, इस केस में 1.364 है,
और पहले क्या था? एक सेकंड, ये स्वीप बंद कर लेते हैं। अभी मेरा 1.566 था, तो W मैंने डबल करने से मेरा VDS चेंज हुआ, मतलब 1.56 से 1.364 हुआ। अब ये VDS चेंज है ना, ये आपका 1 प्लस लैम्डा VDS फैक्टर है ना, ये आपका थोड़ा इफेक्ट होना शुरू कर दिया। तो ये इफेक्ट करना क्यों शुरू, इधर इफेक्ट क्यों करे 1 प्लस लैम्डा VDS? क्योंकि आपकी चैनल एंड मॉड्यूलेशन है वो आपकी इफेक्ट कर रही है इस सर्किट में। और ये चैनल एंड मॉड्यूलेशन जब तक इफेक्ट करती है जब हम सब माइक्रोन लेंथ कंसिडर कर रहे होते हैं। सब माइक्रोन मतलब 1 माइक्रोमीटर से कम लेंथ अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा 1 प्लस लैम्डा VDS फैक्टर इफेक्ट करता है। तो अब अगर मैं इसकी विथ है, इसकी लेंथ है सॉरी, ये 1 माइक्रोमीटर तक ले जाता हूँ मैं, तो 1 माइक्रोमीटर ले गया मैं, इसकी विथ 5 माइक्रोमीटर ले गया। अभी रफली मैंने टू स्केल दोनों इंक्रीज किए हैं। टू स्केल मतलब मेरा लेंथ अराउंड 200 नैनो थी, मैंने 5 टाइम्स लेंथ बढ़ाई है और मैंने फिर 5 टाइम्स विथ बढ़ाई है। तो मैंने टू स्केल दोनों लेंथ और विथ इंक्रीज की है। अब जैसे कंसिडर करते हैं कि इस केस में मेरा लेंथ इंक्रीज हुई हुई है और मेरी विथ भी इंक्रीज हुई हुई है, लेकिन लेंथ मैंने 1 माइक्रोमीटर कर दी है, तो मैं सब माइक्रोन लेवल क्रॉस कर चुका हूँ। अब सब माइक्रोन लेंथ में क्रॉस कर चुका हूँ तो 1 प्लस लैम्डा VDS का फैक्टर वो इतना इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अब जैसे इससे पहले हमने जब लेंथ डबल की थी उस टाइम, सॉरी विथ डबल की थी हमने, तो 23 माइक्रो से 43 माइक्रो हुआ था, जो 46 माइक्रो होना चाहिए था। तो अब इस केस में अब जैसे देख लें, मेरी लेंथ मेरी जब 1 माइक्रोमीटर है और मेरी विथ 5 माइक्रोमीटर थी, तो मेरा 7.04 माइक्रोमीटर मेरा करंट शो हो रहा था। ऊपर VDS मेरा 1.729 था जो भी था। अब अगर मैं इसकी नंबर ऑफ फिंगर्स या टोटल विथ है मैं वो डबल करता हूँ तो क्या होना चाहिए? तो अभी हमने देखा भी था, जिसने अगर नोट किया था देख लेते हैं। तो 7.04 से वो 14.08 हो रहा है, तो अराउंड डबल हो रहा है एग्जैक्टली। बेशक आपका VDS चेंज कर रहा है इस केस में, लेकिन आप लेंथ आपने 1 माइक्रोमीटर ले गए हैं, तो 1 प्लस लैम्डा VDS फैक्टर है वो आप इतना इफेक्ट नहीं कर रहा सर्किट में। तो इस पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कह लें कि अगर मैं ये कह सकता हूँ कि 1 प्लस लैम्डा VDS का फैक्टर मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ अपने फॉर्मूला में। नहीं तो वैसे सिमुलेशन वाइज तो हम लोग उसको निगलेक्ट ही करते थे, तो लेकिन अगर मैंने लेंथ 1 माइक्रोमीटर से बढ़ा दी या उससे बराबर चला गया तो अब मेरा 1 प्लस लैम्डा VDS फैक्टर इंक्लूड नहीं हो रहा सर्किट में, और वो शो हो रहा है एग्जैक्टली करंट आपका डबल हो रहा है। बेशक आपका VDS चेंज हो रहा है, लेकिन अब लैम्डा आपका इतना कम हो गया है ना, मतलब वो चेंज है वो निगलेक्ट कर रहा है इसको। तो ये आपका अब यहाँ करंट डबल हो रहा है एग्जैक्टली मेरी विथ डबल करने से। अब मैं इसको और डबल कर दूंगा तो मेरा डबल हो जाएगा। सही, विथ डबल करूँ लेंथ हाफ करूँ तो वो एक ही बात है, लेकिन लेंथ यहाँ हाफ करना थोड़ा खतरनाक इस तरह से होगा, क्योंकि लेंथ में हाफ कर दूंगा तो मेरा लेंथ 0.5 माइक्रोमीटर हो जाएगी और सब माइक्रोमीटर चला जाएगा। तो ये तो पता है ना, W/L में आपकी विथ डबल करें लेंथ हाफ करें एक ही बात होती है। तो अच्छा, अब मैं अगर इसको एक और फॉर्म में देखो, एक कर्व तो आपको आपने देख लिया, ये VGS और ID का कर्व। अब एक और कर्व होता है, वो कौन सा कर्व होता है बता सकते हैं कौन सा कर्व होता है? एक आपका ID VDS का कर्व भी होता है, ऐसे ही होता है ना, ID जैसे ID VGS का कर्व है, एक ID VDS का कर्व भी होता है। तो ID VGS का कर्व जैसे हमने देखा, तो आप लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग को आइडिया होगा कि ID VDS का कर्व क्या होता है। कोई बता सकते हो ID VDS का कर्व क्या होता है? करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है VDS के साथ और फिर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब एक्सपोनेंशियली लीनियरली इंक्रीज करता है और फिर एक टाइम पे आपका कांस्टेंट हो जाता है।
तो वो आपका आईडी और वीडी से कर्व होता है। तो अब अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ मैं कि अब उस केस में मैंने आईडी के साथ मैंने वीजीएस स्वीप किया था। अब यहाँ अगर मैं वीजीएस कांस्टेंट रह दूँ और मैं वीडीएस स्वीप करूँ, जैसे यहाँ जाके हमने पहले वीजीएस स्वीप किया था, अगर मैं यहाँ वीडीएस स्वीप कर दूँ तो क्या होगा? अब 0 से जाके मैंने कहने के 1.8 वोल्ट तक कर लिया मैंने, यहाँ मैंने 0.5 दे दिया। अब मैं इस केस में वीडीएस स्वीप कर रहा हूँ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आपका एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ वेरिएबल शो नहीं हो रहा। हमने असाइन तो कर दिया वेरिएबल, लेकिन हमने यहाँ उसको जैसे लास्ट टाइम हमने किया था तो हमने इंक्रीज नहीं किया, मतलब ऐड नहीं किया। तो अब हमने यहाँ ऐड कर दें अगर, और फिर हम जाके यहाँ जाके स्वीप करें वीडीएस को, तो वो स्वीप करना चाहिए। तो अभी हमने इसको स्वीप करना है वीडीएस को, हमने यहाँ चला के देखना है कि जैसे हमारे दिमाग में पिक्चर है वैसा रिस्पॉन्स आता है नहीं आता। मतलब हम करंट बढ़ाने, वीडीएस बढ़ाने से हमारा करंट बढ़ता ही नहीं बढ़ता। तो लास्ट टाइम हमने जो इस रिस्पॉन्स में देखा था, हमने वीजीएस चेंज करने पे हमारा आईडी चेंज हो रहा था। अब हम देखते हैं कि हम वीडीएस चेंज करने पे हमारा आईडी कैसे बिहेव करता है। अब हमने चला दिया अगेन आईएस करके, अगर मैं नोड सेलेक्ट करूं, अच्छा अब ये नोड मैंने सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन ये प्लॉट नहीं करेगा। प्लॉट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैंने ये नोड सेव नहीं किया था, तो मुझे नोड सेव करना पड़ेगा। इसका ट्रांसफर का तो मैंने नोड सेव किया था, इस ट्रांसफर का मैंने नोड सेव नहीं किया। तो अगेन मैं आउटपुट्स पे जाके मैं इसका नोड सेव कर लूँगा। अगर तभी होता है, 2 बार करना पड़ता है। तो इसका नोट का सेव कर लिया। अब मैं अगर चलाता हूँ तो स्वीप चल चुका है, उसने नोट सेव कर लिया है। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूँगा तो जैसे ये M1D, ये बस बता रहा है आपको आईएस से आपको स्वीप करें करंट को, M1 बता रहा है कि आपका ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर का नाम M1 है, और आप बस ड्रेन करंट प्लॉट कर रहे हैं। अब हमारा ये कर्व आ रहा है थोड़ा सा। अब ये कर्व से आपको कुछ, आपको उसे देख के याद आ गया हो कि ये कर्व हमारा VDS और आईडी कर्व है। ये बस बता रहा है कि आपका एक कांस्टेंट करंट जो 7 माइक्रो के पास है वो आपका स्टेबल हो रहा है। ठीक है? अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि ये पॉइंट कौन सा होता है? मैं यहाँ पर तब ये तो ओवरड्राइव पॉइंट आता है यहाँ पे। वी ओ ड्राइव पॉइंट होता है। अब हमें वी ओ ड्राइव पता है कि हमारा क्या होता है, कि VGS माइनस VT होता है या VD सैट होता है। तो अगर मैं VGS माइनस VT करूँ तो मेरा रफली 90 मिली बनता है। VD सैट मेरा 86 मिली मिला है, तो उसके बड़ा अराउंड होना चाहिए। तो ये वोल्टेज की कहने के उसके अराउंड ही आ रहा है, 100 मिली आ रहा है। अब वो यहाँ भी उससे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी वो ड्राइव क्या होती है, क्या सिमुलेटर ने बता दिया आपका कि आपका इस पॉइंट पे लाइक सकता है ये वी ओ ड्राइव। और ये जो स्टेप्स आ रहे हैं ये थोड़े से लाइंस इसलिए आ रही हैं कि हमने कम स्टेप प्लॉट किए हैं, कम पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। अगर मैं इसको और फाइन चला दूँ ना, या पॉइंट्स बढ़ा दूंगा मैं, तो वो थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी स्मूथली शो कर देगा। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ा स्मूथ लाइन हो गई क्योंकि मैंने ज़्यादा पॉइंट्स प्लॉट किए। तो ये हमारा VDS और IT का कर्व है। अब एक चीज़ लास्ट देख लेते हैं। अब एक होता है कि मल्टीपल लाइंस होती हैं, वो लाइंस क्या होती है? तभी देखा हमने, रिस्पॉन्स प्लॉट होता है yes, बहुत। जी जी, वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS पे होता है। एग्जैक्टली। तो एक ये लाइन तो आपकी वो है, इस पे आपका VGS कांस्टेंट है जो आपने सिमुलेशन में आपने 500 मिली वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, आप VDS चेंज कर रहे हैं। अब अगर मुझे दोनों वैरी करनी है तो बेसिकली मुझे इस केस में मुझे एक VGS की वैल्यू पे मुझे पूरा VDS वैरी कर रहा हूँ, फिर दूसरी VGS की वैल्यू में दोबारा VDS को वैरी कर रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है, मैंने जो स्वीप किया VDS को, उस टाइम पे मैंने VGS 500 मिली वोल्ट रखा होता। अब या तो मैं इसको दोबारा स्वीप कर लूँ, दोबारा स्वीप कर लूँ और मैं यहाँ VGS 400 मिली वोल्ट रख देता हूँ। अब क्या करेगा, वो लाइन बनाएगा एग्जैक्टली, लेकिन इस केस में VGS मेरा 400 मिली वोल्ट होगा। तो अब अगर यहाँ मैं उसको प्लॉट करता हूँ तो मेरा वो 400 मिली वोल्ट पे मुझे प्लॉट कर दी लाइन। अब अगर मैं देख लूँ इसको मैं 450 मिली वोल्ट कर दूँ तो मेरा क्या होगा,
तो मेरा 450 मिली वोल्ट पे मेरी लाइन प्लॉट जाएगी। नहीं तो आप इसको डिफरेंट पॉइंट से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे कोई बताएगा कि जब मैं VGS वैरी करता हूँ तो मेरा VO ड्राइव चेंज होता है नहीं होता? वी ओवरड्राइव नहीं, वी ओवरड्राइव चेंज नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, VO ड्राइव चेंज होता है। सही है, VO ड्राइव बेसिकली क्या होता है आपका VGS माइनस VT होता है। नहीं तो VT एक ऐसा पैरामीटर है जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है आपके ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करते हुए। इस केस में वो 410 वगैरह मिली था, सही है, तो वो अराउंड उतना ही रहेगा आपका। अभी जो डिफरेंस आएगा ना वो ओवर ड्राइव क्या होता है, VGS माइनस VT होता है। तो आपका VT कॉमन है, कांस्टेंट है, VGS आप चेंज करें तो आपका VO ड्राइव चेंज होगा। अभी उस टाइम पे यहाँ जब हमने 500 मिली वोल्ट अप्लाई किया था तो हमारा VO ड्राइव आ रहा था 500 माइनस 410 90 मिली वोल्ट आ रहा था, और वो हमने देखा था अराउंड हमारा 100 मिली वोल्ट हमने मार्क किया हुआ था। अब जब मैंने VGS कम कर दिया, अब जब मैंने VGS कम कर दिया 450 मिली वोल्ट कर दिया, तो इसको मैं देखूँ तो मेरा जो ओवर ड्राइव है 40 मिली बचा। तो स्कीमेटिक में ये होना चाहिए कि ओवर ड्राइव मेरा पीछे आना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूँ, मेरा ओवर ड्राइव कुछ यहाँ आ गया, सेम मैं देता हुआ चलता हूँ तो मेरा ओवर ड्राइव यहाँ आ गया। अब अगर मैं और कम करूँगा मेरा ओवर ड्राइव यहाँ आ जाएगा। अब मैंने अगर इतना कम कर दिया कि मेरा VGS मेरा VT से कम चला गया, उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा पहले तो मेरी वीक इन्वर्जन आएगी, ठीक है, उसमें VGS लेस देन VTH होता है, सब थ्रेशोल्ड रीजन आएगा। उसके बाद मेरा कट ऑफ आ जाएगा, मैंने VGS ज़्यादा कम कर दिया। तो अभी जैसे हमने रखा था ना 400 मिली वोल्ट रखा हुआ था हमने, तो उस केस में हमारा VGS लेस देन VT तो था जो यहाँ शो हो रहा था, लेकिन ये बहुत कहने के सब थ्रेशोल्ड रीजन में चला गया, मतलब बिल्कुल कट ऑफ नहीं हुआ था, वीक इन्वर्जन हुई थी, कुछ करंट फ्लो कर रहा था। अब अगर मैं इसको VGS को बहुत कम कर दूं, जैसे मैंने 300 मिली वोल्ट कर दिया, अब इस केस में मेरा VGS 100 मिली वोल्ट और कम हो गया VTH से। असूलन अब ये बिल्कुल लीकेज करंट की तरफ चला गया, हमारे जो नैनो में चला गया ना ये आपका, ये बिल्कुल आपका लीकेज करंट की तरफ चला गया। ये रिस्पॉन्स इवेंचुअली वो आपका जीरो करंट हो जाएगा जब आपका VGS बहुत कम हो गया VT से। तो वो अभी हम सैचुरेशन रीजन से होते हुए हम सब थ्रेशोल्ड रीजन पे आके हम कट ऑफ पे चलेंगे। तो ये एक तरह से आपके कर्व्स हैं जो हमने दो रिस्पॉन्सेज हैं जो हम लेके चल रहे थे। इसको हम एक और तरीके से भी चला सकते हैं। अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप चला रहे थे ना, जब आप डिजाइनिंग साइड पे आते हैं तो आप डिफरेंट पैरामीटर्स स्वीप करते हैं। तो उस केस में जैसे मैं 4-5 स्टेप में कर रहा था ना, मैंने पहले इसको VDS मैंने स्वीप किया, लेकिन मैंने VGS पहले 500 मिली वोल्ट डाला, फिर मैंने 450 डाला, 400 डाला, फिर 350 डाला या 300 डाला। तो मैंने 4-5 बार सिमुलेशन चलाई। सही, तो एक पैरामीट्रिक एनालिसिस होता है, उसको आप डिफरेंट पैरामीटर्स को यहाँ ऐड करके आप कह रहे हैं कि एक साथ चला सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स हैं वो आपको एक ही सिमुलेशन बार चलाने में आपको सारी लाइंस ये सारी साथ आ जाएंगी। तो एक वो भी तरीका होता है आपको स्वीप करने का। तो ये बेसिक ट्रांजिस्टर की कह लेंगे इंट्रो एक तरह से कि मेरा रिस्पॉन्स मतलब ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है, और वो थ्योरी जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना उस तरह बिहेव करता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं वो अप्रोक्सीमेटली हम एनालिसिस अज्यूम करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। काफ़ी चीज़ें मेजर करेंगे ना एग्जैक्टली सेम नहीं आएंगी। अगर मैं कह लें गेन या मैं कुछ करंट मेजर करता हूँ वो 200 माइक्रो आ चाहिए था, वो 195 माइक्रो आ रहा है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम सामने या तो मिस करते हैं हम पढ़ते हुए, क्योंकि क्या कह लें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इन रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं और उसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन वो बहुत निगलेक्टेबल होती हैं। तो बहुत माइनर चेंज होते हैं तो हमें एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन हो सकती है। तो इवेंचुअली आप जब डिज़ाइनिंग साइड पे आगे जाएंगे तो आप गेन वगैरह कैलकुलेट वगैरह करेंगे, तो उस केस में आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे एग्जैक्टली वो नंबर नहीं आएगा, उसके थोड़ा सा ±5% वगैरह वेरी होगा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा गेन क्या आना चाहिए, मेरा ये पैरामीटर आना चाहिए। तो इवेंचुअली जब नेक्स्ट ऐसा सेशन होगा तो उसमें हम इसका एक AC एनालिसिस देखेंगे ट्रांजिस्टर का, कि AC एनालिसिस करते हुए
हमारा गेन किस तरह आना चाहिए और किस तरह बिहेव करता है ट्रांसफर। फिर हम उसको वैरी करके देख लेंगे कि मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं जीएम बढ़ाना है या गेन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ता है। तो इवेंचुअली नेक्स्ट सेशन में हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये एक ट्रांसफर लेवल इंट्रोडक्शन थी। ये जो दो मेन प्लॉट्स होते हैं वो हमने थोड़ा देखा था और हमने थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश की थी कि थ्योरी जो आप लोग पढ़ रहे हैं या जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसा ही बिहेव करता है। तो अब इसको हम जैसे कह रहे हैं कि डिज़ाइन जो आपका प्री लेआउट कहलाता है, सही है, ये आपका कहने आईसी डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है, सही है। मतलब कि आप डिज़ाइन करते हैं, कॉन्सेप्टलाइज करते हैं, पहले आप आइडियल कंपोनेंट से डिज़ाइन करते हैं, सही। काफ़ी जगह तो ये होता है कि आप मॉडल करते हैं अपने स्कीमेटिक को, उसमें आप आइडियल चीज़ें लगाते हैं। जैसे ओपैम होता है उसका आइडियल कंपोनेंट बीसीबीएस होता है। तो अब इवेंचुअली हमने इस केस में रजिस्टर भी आइडियल लगाया हुआ है, ये एनालॉग लिस्ट से आइडियल रजिस्टर आ रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ एक रियल रजिस्टर भी ला सकता हूँ। तो इनकी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, इनकी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है RNP। तो ये एक आइडियल रजिस्टर है सर, ये एक आइडियल रजिस्टर था, ये एक रियल रजिस्टर है। अब रजिस्टर असली में क्या होता है, लेंथ ऑफ विड्थ डिपेंडेंट ही होता है। और आपकी क्या होती है, शीट रेजिस्टेंस होती है। तो आपका वो, अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहूँ, रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है तो बता सकते हैं? इसका फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है, नहीं? और ए बेसिकली क्या होता है, आपका विड्थ इंटू थिकनेस होती है। तो रो अपॉन थिकनेस आपकी शीट रेजिस्टेंस होती है। तो आपकी शीट रेजिस्टेंस इंटू लेंथ अपॉन विड्थ आपकी इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस होती है। तो अब जैसे ये तो आइडियल एक रजिस्टर लगा हुआ है, कुछ पैरामीटर इसकी वैल्यू है आपने डाल दी है। इवेंचुअली जब डिज़ाइन करेंगे तो आप रियल कंपोनेंट्स लगाएंगे और उसके साइज डिपेंडेंट उसका रेजिस्टेंस होगी। अब जैसे इसकी विथ है 4 माइक्रो है, अब ये मैंने विथ अगर 2 माइक्रो दोबारा करता हूँ तो ये लेंथ और विथ दोनों चेंज कर रहा है। लेंथ और विथ दोनों चेंज करते हुए ये मैं जैसे विथ मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये लेंथ बढ़ा रहा है, क्योंकि लेंथ न्यूमरेटर में आता है, विथ डिनोमिनेटर में आता है। तो ये पैरामीटर्स को चेंज करते हुए ना हम ये चेंज कर सकते हैं। जैसे लेंथ है मेरी, सही, अब लेंथ मैंने 20 से 40 कर दी। अब देखिए लेंथ मैंने 20 से 40 की तो एग्जैक्टली क्या हुआ, मेरी रेजिस्टेंस जो यहाँ शो हो रही थी 64 की वो डबल हो गई। अगेन मैं लेंथ को 40 से 80 करता हूँ तो मेरी 128 की हो गई। तो ये जो लेंथ और विड्थ की साइज वगैरह है ना, ये लेआउट कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको आके बता देंगे। तो लेकिन एक जो आप डिज़ाइन करते हैं ना, शुरू आप आइडियल कंपोनेंट्स से करते हैं, फिर आप रियल कंपोनेंट्स पे जाते हैं जो इवेंचुअली आपके सर्किट में लगेंगे, वो लेआउट डिज़ाइनिंग होती है। फिर आपका लेआउट होता है, लेआउट एक डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल वो, क्योंकि इवेंचुअली आपका ट्रांसफर एग्जिस्ट नहीं करता जो हम यहाँ स्कीमेटिक में लेके चल रहे हैं। स्कीमेटिक में तो सिर्फ हमने उसकी W और L डिफाइन की है, फिजिकली वो लेआउट में मतलब कहने के उसको शो होता है। तो वो लेआउट जब हल्का सा इंट्रो देंगे तो उसमें लेआउट आपको डिस्कस करेंगे। इवेंचुअली लेआउट जब बनता है तो काफ़ी पैरासिटिक्स आती हैं, काफ़ी चीज़ें कह लें कि मतलब इवन जैसे कुछ भी मैं सिंपल वायर कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी एक रेजिस्टेंस होगी। अभी तो सिंपल मैंने यहाँ से कनेक्ट करके मैंने यहाँ लगा दिया, लेकिन इन रियलिटी में अगर मैं कोई वायर बिछा रहा हूँ तो उस वायर की एक लेंथ है, एक विड्थ है, उसकी एक रेजिस्टेंस होगी। अब अभी हम प्री लेआउट में उसको निगलेक्ट करते हैं, लेआउट उसको इंट्रोड्यूस करता है उस रेजिस्टेंस को, उसका पैसेज को। फिर इवेंचुअली जब लेआउट बन जाता है तो एक पोस्ट लेआउट फेज होता है, उसमें आप लेआउट में जो चीज़ें रखी होती हैं और जो कम कहने के पैरास्टिक्स वगैरह होती हैं उसको आप ऐड करके आप पोस्ट आउट करते हैं। तो फिर इवेंचुअली फिर आप चिप टेप आउट करते हैं। तो ये थोड़ी साइकिल होती है चिप टेप आउट करने की। तो ये तो आपका स्कीमेटिक साइड का इंट्रो था। काफ़ी कीज होंगी जो आपने मिस करी होंगी, लेकिन इवेंचुअली जब आप हैंड्स ऑन इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर तो आपका कहने कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ से क्या होता है, वो प्रैक्टिस से आइडिया हो जाएगा आपको। तो इन फ्यूचर हम ये भी चाहेंगे कि अगर आपको एक्सेस मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलता है आपको, तो आप जो क्लास में करें उसको आप अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पे, और ऑलमोस्ट वही बिहेवियर होगा जैसे आपका ऑन थ्योरी हो रहा है तो वही प्रैक्टिकली आपका सॉफ्टवेयर पे भी वही इमुलेट होगा।
तो मेरा तो इन टॉपिक फिलहाल ख़त्म हो रहा है आज का, स्कीमेटिक का। अब आके मौजूद है तो वो अपना इंट्रो दे के अपना लेआउट स्टार्ट कर दो अगर मौजूद है आप। हेलो, हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही फात भाई? आवाज़ आ रही फात भाई आके स्क्रीन शेयर पे लगा देंगे मुझे? है। स्क्रीन शेयर बिलाल कर सकते हैं, आई थिंक वो उसमें। स्क्रीन शेयर को ऑप्शन लेने पहले आपको स्क्रीन शेयर करनी है अपनी। अच्छा अच्छा, बाकी क्लास आप लोगों को आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है आपकी। आवाज आ रही है। अच्छा, पहले तो वैसे फात भाई बहुत डीप लेगा आप लोगों को। इंट्रोडक्शन मेरा बस यही है कि फात भाई में से आप -2 कर दें तो वही सब कुछ मुझे भी आता होगा। ठीक है क्लास, तो हम टॉपिक पे ही आते हैं। जहाँ फात भाई ने एंड किया मैं कोशिश करता हूँ वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट कर दूँ, आप लोगों को लिंक बन जाए ताकि बिलाल यार हो नहीं रही स्क्रीन शेयर। बस तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स का मैंने किया हुआ है। किया हुआ है, एक मिनट। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स शेयर साइमल्टेनियसली। हाँ जी किया स्क्रीन हुआ है, शेयर। एक मिनट। बिलाल हो गई स्क्रीन शेयर? स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। हाँ हो गया, हो गई। हो गई। सही है। अच्छा तो क्लास हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं जहाँ पे फात भाई ने एंड किया, आईसी डिज़ाइन साइकिल पे। तो जो फात भाई ने जो कुछ आप लोगों को बताया ना, मैं उसको थोड़ा सा बस वाइंड अप करके फिर लेआउट पे आ जाता हूँ। हमारी जो आईसी डिज़ाइन होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा। पहला डिज़ाइन जो कि आपको फात भाई ने बता दिया, ठीक है। अब डिज़ाइन डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस टाइप का डिज़ाइन करना है। जैसे कि हो सकता है वो आप हाई फ्रीक्वेंसी आरएफ डिज़ाइन कर रहे हो सकता है आप एनालॉग डिज़ाइन कर रहे हो, और सिमिलरली आप लोग कोई डिजिटल डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब ये सब कुछ जो एनालॉग आरएफ डिजिटल ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं एक पीडीके पे। क्लास पीडीके आप लोगों को क्लियर हो गया था सबको? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? कोई बोले? हेलो। तुम्हारी आवाज़ आ रही है? नहीं असल में मेरी तो आ रही है, चैट बाकी बॉक्स पे कह नहीं रहा शायद। अच्छा चैट बॉक्स पे खोलनी नो पड़ेगी। लिखा हुआ है। नो लिखा हुआ है। अच्छा क्लास पीडीके प्रोसेस डिज़ाइन किट होती है एक्चुअल में। प्रोसेस डिज़ाइन का मतलब कि आपकी प्रोसेस की लिमिट्स क्या हैं, कि आप क्या कुछ कर सकते हैं उसके अंदर, कि मतलब आरएफ डिज़ाइन कर भी सकते हैं नहीं, डिजिटल कर भी सकते हैं नहीं, एनालॉग कर भी सकते हैं या नहीं। डिज़ाइन के रिस्पेक्ट से ही बता रहा हूँ, लेआउट के रिस्पेक्ट से पीडीके का मतलब अभी कुछ और होगा, वो अब जब लेआउट पे आएंगे तब देखेंगे। अच्छा डिज़ाइन एक बहुत बड़ी दुनिया है, जैसे कि फात भाई ने बताया, बहुत सारी सिमुलेशन है, बहुत सारे मॉडलिंग करने के बाद आपका एक फाइनल डिज़ाइन बन जाता है। उसके बाद आप लोग जाते हैं लेआउट पे। लेआउट का मतलब यही है कि ये जो आपने जो कुछ डिज़ाइन किया ये एक्चुअल में फिजिकल में दिखता कैसा है। जैसे मैं अगर एक ट्रांजिस्टर का रफली आपको लेआउट बताऊं तो कोई एक गेट होगा, जैसे इसके अंदर ये गेट होता है, इसके अंदर ये गेट होगा, इसके अंदर ये सोर्स है और ये ड्रेन है अगर, तो इसके अंदर एक ऐसे सोर्स होगा और ऐसे ड्रेन होगा। ये ज़रूरी नहीं है लेफ्ट साइड पे सोर्स हो या ड्रेन हो, ये आपस में कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ सोर्स ड्रेन कुछ भी हो सकता है। ठीक है क्लास, उसके बाद जिस तरह डिज़ाइन के बाद उसकी सिमुलेशन होती हैं, इसके बाद लेआउट के बाद भी इसकी सिमुलेशन होती है, जिसको पोस्ट लेआउट सिमुलेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर डिज़ाइन साइकिल का आखिरी जो आप लोगों का होगा स्टेप वो होता है पैकेजिंग। वो एक अलग दुनिया है, वो जब आप लोग पैकेजिंग पे आएंगे हम लोग तब देखेंगे। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। जी अच्छा, अब मैं आप लोगों को जैसे स्टार्ट कर लेते हैं टॉप से। बिलाल स्क्रीन शेयर हो रही है ना, कि अभी भी पेंट आ रहा है? हो रही हो रही है, ऐसे आ रही है, चलो ऐसे सही है show। सही है सही है। अच्छा जैसे ना मैं आप लोगों को अभी एक टॉप लेवल की लेआउट दिखा रहा हूँ जो कि हम लोगों ने बनाया है लास्ट। ठीक है, आप लोगों ने ये मेरे ख्याल में पिक्चर तो सर ने दिखा दी होगी, ये 120 पिन की एक आईसी है जो हमने रिसेंटली टेप आउट की है। ये एक एनालॉग आईसी है और कुछ पोर्शन इसमें डिजिटल भी है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये इसमें डिजिटल पोर्शन लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा एक एनालॉग पोर्शन लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि फास्ट भाई ने आप लोगों को बताया था ये 180 नैनोमीटर पे बनी हुई है।
इसी तरह हम लोगों ने और भी बहुत सारी ऐसी बनाई है जो कि हमारे सर्वर पे होंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग कीट वगैरह आएंगे तो हम वहाँ देखेंगे। अभी दो एक मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक हाई फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो हम लोगों ने बनाई है। हाई फ्रीक्वेंसी इसी वजह से कह रहा हूँ, जैसे इसके अंदर आप लोगों को ये इंडक्टर नज़र आ रहे हैं, यहाँ इंडक्टर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इसमें भी बहुत से एनालॉग पोर्शन होंगे, जैसे ये एनालॉग पोर्शन लगा हुआ है। इसी तरह हम लोगों ने एक डिजिटल की भी ऐसी बनाई है। इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर डिजिटल पोर्शन है। सही क्लास। पर यहाँ आईसी लेवल तक पहुँचने के लिए ना आपको बिल्कुल ना बेसिक्स आनी चाहिए, जो कि आज हम लोग करेंगे। अच्छा, जैसे ये आप लोगों की वही फात भाई ने आप लोगों को स्केमेटिक की हद तक तो बता दिया था। जैसे ये एक इन्वर्टर का स्केमेटिक है। क्लास किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि ये एक इन्वर्टर है? नो नो, इसके अंदर एक पीमॉस एक एनमॉस है। एक पीमॉस लगा हुआ है, बिल्कुल आप लोगों को इतनी पहचान हो गई होगी। एरो अंदर की तरफ आ रहा है, एक पीमॉस लगा हुआ है, एक एनमॉस लगा हुआ है। दोनों पे एक कॉमन इनपुट जा रहा है और एक आउटपुट निकल रहा है। एक साइड पे VSS और एक साइड पे VDD दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर आपको मैं लेआउट दिखाऊं तो एक अभी बना बनाया लेआउट पड़ा हुआ है, पहले वही देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बनेगा कैसे। सही क्लास। वो जो आपने स्कीमेटिक में लेआउट स्कीमेटिक में डिजाइन देखा था और ये आप लेआउट में एक इन्वर्टर देख रहे हैं। क्लास क्लियर हो रहा है ये क्या है, किस तरह ये बन गया होगा? थोड़ा सा लेआउट को समझा दें। हाँ, वो समझाते हैं अभी। मतलब अभी दिखने में आप लोगों को सिर्फ कुछ क्लियर हो रहा है विजुअली कि इसमें एन कहाँ है, पी कहाँ है। जैसे ये वो आपका पी मॉस है जो स्कीमेटिक में पी मॉस था, ये एक एन मॉस है जो कि स्कीमेटिक में एन मॉस था। बाकी वो जो वायरिंग का फात भाई ने जिक्र करा था उसके अंदर वायर की कोई वैल्यू नहीं होती, पर इसके अंदर हमें दो आउटपुट को जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर ये दो आउटपुट जुड़े हुए हैं। सही क्लास। तो अभी एक आप लोगों के लिए सिर्फ एक नया स्कीमेटिक से शुरू कर देते हैं हम लोग। एक लाइब्रेरी आप लोगों को बनाना फात भाई ने बता दी है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। इसमें से मैं लेआउट डिलीट कर देता हूँ जो कि पुराना बना हुआ है। ये स्कीमेटिक लास्ट वाला क्लोज। सही क्लास। ये एक आप लोगों को स्कीमेटिक मिलेगा। सबसे पहले आपने लॉन्च पे जाना है। सिमुलेशन करने के लिए आप लोग ADL में गए थे, अब आपको लेआउट करना है तो लेआउट एक्सेल पे जाएंगे। लेआउट एक्सेल कर दिया, क्रिएट न्यू, ओके कर दिया। अच्छा क्लास, अभी एक लेआउट की विंडो आ गई है। ठीक है, इसमें फर्क क्या है लास्ट वाली विंडो से? लास्ट वाली विंडो में यहाँ पे कुछ मेटल वगैरह नहीं आ रहे थे। लास्ट वाली विंडो में यहाँ पे नेट के नाम, ट्रांजिस्टर के नाम वगैरह आ रहे थे, जबकि लेआउट के अंदर इसमें मेटल्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो आप लोगों को स्टार्ट बिल्कुल डिवाइस से करवाता हूँ मैं। आप लोगों को सबसे पहले जाना है कनेक्टिविटी पे, जनरेट। अब जनरेट में आप ऑल फ्रॉम सोर्स, सोर्स का मतलब है स्कीमेटिक। ठीक है, ऑल फ्रॉम सोर्स कर देंगे तो जो कुछ स्कीमेटिक में है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। पर अभी आप बिल्कुल नया काम कर रहे हैं तो हम लोग ना सेलेक्टेड फ्रॉम स्कीमेटिक से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने सेलेक्टेड फ्रॉम स्कीमेटिक किया, मैं जाऊंगा ये एन मॉस पे क्लिक करूंगा और वापस आ जाऊंगा तो मेरे हाथ में एक एन मॉस आ चुका होगा जो कि स्कीमेटिक में लगा हुआ था। ठीक है क्लास, अभी वो दिखने में एन मॉस ऐसा है। ये रेड येलो वाली ग्रीन वाली चीज गेट है आपकी, और बाकी दो साइड पे सोर्स और ड्रेन है। हेलो, बिलाल आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज क्लियर आ है। रही है, चलो सही है। अच्छा क्लास, बिल्कुल अभी बेसिक से और स्टार्ट करें तो मैं ना सिर्फ ये यूज लेयर खोल लेता हूँ कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या क्या यूज हो रहा है। ये जहाँ पे हुआ है ना ऑल, वैलिड और यूज, यूज का मतलब है जो अभी इस स्क्रीन पे जो कुछ रखा हुआ है ना सिर्फ उसमें क्या क्या यूज हुआ है। ठीक है, आप लोगों को अब तक ये तो पता चल गया होगा कि गेट जो होता है वो पॉलीसिलिकॉन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ पॉलीसिलिकॉन ऑन करा है तो ये देखिए सिर्फ एक सेंटर वाली चीज हाईलाइट हुई है, बाकी सब ऑफ है। मैं ऑल व्यू कर दूं तो ये आप लोगों का गेट है। ठीक है, एक चीज होती है डिफ्यूजन, इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। एन इम्प्लांट, कॉन्टैक्ट,
मेटल। क्लास यहाँ तक क्लियर है कि इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ हुआ है? जी जी जी। सही है। अब हम लोग वैसे ये जो ट्रांजिस्टर का भी आप लोगों को व्यू दिख रहा है, इसको हम लोग टॉप व्यू ऑफ द ट्रांजिस्टर कहते हैं। कोई बता सकता है टॉप व्यू कैसे है? हेलो। अच्छा क्लास, आप लोग कुछ बीच में पार्टिसिपेट वगैरह करा करें। किस वजह से? यार आवाज क्लियर नहीं है। अरे ये आईसी पे जब बनेगा तो फिर ऊपर से ऐसे नजर आएगा ऐसे कि इस नजर तरह आएगा, दो बिल्कुल। टर्मिनल। बिल्कुल। अब मैं जैसे दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों को जो आप लोगों को ट्रांजिस्टर समझ में आता है उस पर लेके जाता हूँ, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए टॉप व्यू कैसे है। आप लोग एक ट्रांजिस्टर जो बनाते होंगे वो कुछ ऐसा होता होगा कि एक सबस्ट्रेट होता होगा, ठीक है, उसके अंदर एक यहाँ पे कोई सोर्स होता होगा, एक ड्रेन होता होगा, बीच में ऑक्साइड लेयर होती होगी, और यहाँ पे एक गेट होता है। क्लास ये व्यू आप लोगों ने सबने देखा हुआ है? जी जी देखा हुआ है, बिल्कुल। हाँ। अब अगर हम NMOS बना रहे हैं तो ये सोर्स किसका होगा? इस पे N आएगा, इस पे भी N आएगा, और इस पे P सबस्ट्रेट होगा, हाँ, और ये गेट होगा आपका। ठीक है। अब वही मैं फिर कहूंगा, दोनों N+ हैं, कोई भी सोर्स कोई भी ड्रेन हो सकता है। सही है। अच्छा ये जो व्यू है ना आप लोगों का, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू या फ्रंट व्यू कहलाता है ट्रांजिस्टर का। अभी जो हम व्यू देख रहे हैं वो ये वाला व्यू है जो इसके ऊपर का है, कि मैं ये दोनों यहाँ से इसको आप स्ट्रेट खींच दें, अगर यहाँ से अगर आप देख रहे होते हैं ना अपने ट्रांजिस्टर को, तो जो नजर आता है वो उस लेआउट में नजर आ रहा है। ये वाला सोर्स नजर आ रहा है, ये वाला ड्रेन नजर आ रहा है, और बीच में ये वाला गेट नजर आ रहा है। क्लास क्लियर है ये टॉप व्यू? जी जी क्लियर है। हाँ क्लियर है। अच्छा क्लास, अब ना जब भी फैब्रिकेशन होती है ना आप लोगों की, तो जो आपको एक वेफर का नाम सुना है? सिलिकॉन वेफर, मतलब जिस चीज के ऊपर आपका ये सारे ट्रांजिस्टर वगैरह बनते हैं, वो वेफर ना आमतौर पे पी सबस्ट्रेट का होता है, मतलब पी टाइप होता है। और जो हम लेआउट टूल में आते हैं उसके अंदर ये जितनी आपको पीछे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है ना, ये सारी ब्लैक स्क्रीन का मतलब है ये पी सबस्ट्रेट है। मतलब किसी वेफर पे आप ये ट्रांजिस्टर बनाएंगे ना, तो इसका मतलब है ये सारी ब्लैक स्क्रीन अभी आपके लिए पी सबस्ट्रेट है। ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं, ये सिलिकॉन नहीं वेफर है। नहीं, ग्रीन ग्रीन नहीं, नहीं नहीं, ये ब्लैक स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। ये जितनी ब्लैक स्क्रीन है ट्रांजिस्टर के अलावा जो कुछ भी है इसके अंदर, मतलब हाँ। एक वेफर पे बनना है, मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि वेफर पे बनाना है, ये ट्रांजिस्टर हटा दूं, ये तब भी एक पी सबस्ट्रेट है। सही है। सही। मतलब आप लोगों ने ये सोच के चलना है कि आप लोग जो कुछ बना रहे हो पी सबस्ट्रेट पे बना रहे हो। ठीक है। अब ये मैंने एक ट्रांजिस्टर रख दिया। अब आप लोगों को पता है ट्रांजिस्टर NMOS है, तो NMOS की बॉडी क्या होती है क्लास? NMOS की बॉडी पी होती है, पी सबस्ट्रेट होती है। तो इसके लिए मतलब ये जितना कुछ बाहर ब्लैक पोर्शन है ना, ये सब इसकी बॉडी कहलाएगा, ये इसकी बॉडी कहलाएगा। ठीक है। तो हम सिर्फ देखेंगे ना जो इसके अंदर एक्टिव एरिया होगा वो कौन सा एक्टिव एरिया होगा, सिर्फ इसके अंदर इसके सोर्स और ड्रेन। अब अगर ये N इम्प्लांट, अब मैं N इम्प्लांट ओपन कर दिया ना, अगर किसी ट्रांजिस्टर के ऊपर N इम्प्लांट मतलब N डोपिंग हुई हुई है, तो इसका मतलब है वो कौन सा मॉस है? NMOS है। ठीक है। मतलब अभी मैं दोबारा आपको ये ऑफ कर देता हूँ लेयर, ऑल व्यू। ठीक है। सिर्फ पॉलीसिलिकॉन मैंने खोल दिया, सिर्फ मैंने डिफ्यूजन खोल दी, और सिर्फ मैंने कॉन्टैक्ट खोल दिया। मतलब देखा जाए तो अभी एक पॉलीसिलिकॉन है, एक गेट है और एक सोर्स है। ठीक है क्लास। पर ये अभी NMOS है या PMOS है इसका आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि PMOS में भी सोर्स ड्रेन गेट होते हैं और NMOS में भी होते हैं। पर प्रोसेस PD के जो भी है आपकी वो बताती है कि अगर इसके ऊपर N इम्प्लांट की लेयर डली हुई है ना, मतलब इसकी N डोपिंग हुई भी है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर एक NMOS है। ठीक है क्लास। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा इसका नाम N इम्प्लांट हो, ये PD के वाइज चेंज होता रहता है, पर कोई ना कोई लेयर ऐसी NMOS में आपको जरूर मिलेगी जो बताएगी उस पर डोपिंग कौन सी हुई है। ठीक है। जी ठीक है ठीक है। ठीक है। मतलब अगर मैं ये लेयर ना डालूं तो ये अभी तक ट्रांजिस्टर जरूर है, पर ये NMOS है या PMOS है ये आपको नहीं पता।
अच्छा, उसके बाद एक लेयर है कांटेक्ट की। चलें अब यहाँ से बल्कि स्टार्ट से ही देख लेते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक्चुअल में आपका एक्टिव एरिया कहलाता है। मतलब ये पूरा का पूरा पीछे पी सबस्ट्रेट तो है, पर उसके अंदर से इसको एक्टिव बनाने के लिए जो आपने डोपिंग की है ना, मतलब आपने एक ऑल व्यू मैं आपको पहले सिर्फ दिखाऊं, सबस्ट्रेट था, आपने एक डोपिंग करी जिसकी वजह से ये एक एक्टिव एरिया बन गया। एक्टिव एरिया मतलब सोर्स पे N+ हो गया और ड्रेन पे N+ हो गया और बीच में गेट आ गया। इसके ऊपर फिर डल जाता है एक गेट, जो कि मैंने गेट डाल दिया। अब आपको इस सोर्स से किसी मेटल पे आना है, मतलब इस सोर्स से आप डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते, तो एक कॉन्टैक्ट या वाया लगता है जिसको हम इसके अंदर इत्तेफाक से नाम कॉन्टैक्ट ही है। इसको ऑन करेंगे तो अब इसने सोर्स से एक आपको एक ऊपर मेटल पे पहुंचा दिया है जो कि मेटल 1 है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? क्लियर। क्लियर है। अच्छा, फिर बात आती है LVT की। एक LVT लेयर लगी हुई है इसके अंदर। वो जो ग्रीन लाल स्टार्ट में पूछ रहा था, ये एक LVT का मतलब है लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का ट्रांजिस्टर। मतलब ये आप अगर कोई हाई थ्रेशोल्ड निकालते तो ये लेयर उसमें कुछ और होती। ठीक है, टेक्स्ट लेयर से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक नाम है जो कि ट्रांजिस्टर का स्कीमेटिक में नाम रखा हुआ था, वो आपको यहाँ पे भी शो होने लग जाएगा। इधर M1 था तो इधर भी M1 आ गया। अच्छा क्लास, आप लोगों को पी सेल का कॉन्सेप्ट है? पी सेल क्या होता है? पी सेल, पैरामीटराइज सेल। आवाज नहीं आ रही मुझे, चैट कहाँ गई यार? नो लिखा है। नो लिखा हुआ है। अच्छा, पी सेल का मतलब होता है पैरामीटराइज सेल, जिसका मतलब है कि आप इसको क्यू करके, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज में जाके जिसको आप चेंज कर सके ना, वो एक पैरामीटराइज सेल कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे मैं चाहूँ तो अगर ट्रांजिस्टर ये जो बना हुआ है अगर मुझे दिख जाए तो आर से रेक्टेंगल एक खींचता है, मुझे पता है लेआउट में, मैं जाऊँ डिफ्यूजन सेलेक्ट करूँ और एक खुद ही एक सोर्स बना दूँ। ये एक मैंने सोर्स बना दी जैसी उसके अंदर बनी हुई थी, फिर एक मैं इसके ऊपर गेट खींच दूं, फिर मैं इसके ऊपर एन इम्प्लांट डाल दूं, तो ये भी एक एनमॉस बन गया। पर इसमें नुकसान क्या है, ये पैरामीटराइज एनमॉस नहीं बना है, मतलब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, हमेशा मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। तो प्रोसेस डिजाइन किट का फायदा यही है कि वो आपको बने बनाए ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करती है, कि मतलब ये वाली सारी मेहनत आप लोगों को नहीं करनी पड़ती। मतलब उनके पास सिमुलेटेड मॉडल है, उन्होंने आपको सिमुलेट करके दिया है कि ये ट्रांजिस्टर चलेगा हर पैरामीटर पे। यहाँ तक क्लियर है क्लास? अच्छा, अब इस ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज को और देख लेते हैं। वो जो फाद भाई ने आप लोगों को बता दी थी, एक विड्थ होती है और एक लेंथ होती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी का मतलब ही यही है कि मिनिमम लेंथ इसकी अगर 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ तो ये मिनिमम आपको 180 मिलेगी। मैक्सिमम आप इसको 2 माइक्रो भी कर सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। अब लेआउट में आपको ये पता चला, लेंथ लेफ्ट टू राइट जो चीज इंक्रीज हो रही है वो ट्रांजिस्टर की लेंथ होती है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको वापस प्रॉपर्टीज में जाके इसको मैं 0.5 या 150 नैनो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये इसकी लिमिट है कि ये 180 नैनो से नीचे नहीं जाएगा। क्लियर है क्लास? अच्छा, विड्थ भी देख लेते हैं। जैसे अभी 250 नैनो हुई है, इसको मैं 1 माइक्रो कर देता हूँ। विड्थ लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप टू बॉटम होती है। सही क्लास? अब मैं ये एनमॉस आपका डिलीट कर देता हूँ वापस। अब एक पीमॉस लेके आता है, कनेक्टिविटी, जनरेट, सेलेक्टेड फ्रॉम सोर्स। पहले मैंने एनमॉस सेलेक्ट किया था, अब मैं पीमॉस सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आपके पास एक पीमॉस आ गया। अब ये बड़ा है, वो पहले वाला छोटा था। ठीक है, वो जैसा स्कीमेटिक में सेट हुआ होगा वैसे ही आएगा। और आमतौर पे एनमॉस और पीमॉस का रेशियो में यानी डबल या 3 टाइम्स होता है, तो इस वजह से पीमॉस डबल आया है। अच्छा क्लास, इसकी भी अब दोबारा से हम वही सब कुछ देखते हैं। इसके अंदर भी एक डिफ्यूजन है, जैसी कि एक एनमॉस में थी। इसके अंदर भी पॉली लगा हुआ है, इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, इसके अंदर भी मेटल तक आया हुआ है, और ये भी एक LVT ट्रांजिस्टर है। बट इस ट्रांजिस्टर और उस ट्रांजिस्टर में फर्क ये है, और इसके अंदर पी इम्प्लांट भी डला हुआ है। पी इम्प्लांट का मतलब ये एक पीमॉस है। जैसे लास्ट वाले में एन इम्प्लांट डला हुआ था, इसके अंदर पी इम्प्लांट डला हुआ है। पर इसके अंदर जो एक इजाफी चीज आएगी वो एक आएगा एनवेल। ठीक है, मैं दोबारा से ऑफ करके दिखा देता हूँ। एक एनवेल इसके अंदर इजाफी आया। अब कोई बता सकता है कि इसमें एनवेल क्यों है और लास्ट वाले में क्यों नहीं था? लास्ट वाले में ये था कि सारा जो बैकग्राउंड था वो पी का था, इसमें पी का हमें था, एन का बिल्कुल। बनाना है। हाँ इसमें हमें बिल्कुल, एन का बनाना है। इसमें हमें
मतलब पी मॉस की बॉडी एन होती है, तो इस वजह से हमें एक बॉडी जो कि एन चैनल हो या एन डोप्ड हो वो चाहिए थी, इस वजह से इसके पीछे एक एनवेल भी आया है। क्लास क्लियर है यहाँ तक? जी चले सही है। अब इसको मैं दोबारा डिलीट करते के अब दोनों ट्रांजिस्टर ले आते हैं ताकि आप लोगों को एक इन्वर्टर बनाना आ जाए। जनरेट सेलेक्टेड फ्रॉम सोर्स। अच्छा क्लास, अभी मैं आप लोगों को ना शॉर्टकट वॉर्टकट बताना नहीं चाह रहा, ठीक है, एक एक करके हम लोगों को आ ही जाएंगे जब आप लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। अब ये एक इन्वर्टर है, अब देखें इसमें जो कॉल हुए हैं ना ट्रांजिस्टर वो इस शेप के हुए हैं, ठीक है, क्योंकि स्कीमेटिक में ऐसे थे, पर आपको जो मैंने स्टार्ट में बना बनाया लेआउट दिखाया था आपने उसमें देखा था, ये बल्कि मैं खोल ही देता हूँ, ये देखें, ठीक है, जबकि आपके जो अभी आया है आपके सामने वो एक ऐसा आया है। तो इसका मतलब अगर ये पैरामीटराइज है तो आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अभी नंबर ऑफ फिंगर कितनी हुई हुई है, 3 हुई हुई है, ठीक है, पर आप लोगों को नंबर ऑफ फिंगर वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि टोटल आपके पास जो विड्थ है ना डिवाइस की लिखी हुई है 750 नैनो यही होनी चाहिए, टोटल लेंथ 180 नैनो यही होनी चाहिए, ये आपके हाथ में, आप इनके साथ जो मर्जी करें, ठीक है। तो मैं इसको अगर चाहूँ कि मैं जैसा एनमॉस सिंगल फिंगर है, जाहिर सी बात है इसको मैं डबल करना मेरे लिए बेकार है, तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाले को भी सिंगल फिंगर बनाने की कोशिश करूँगा ताकि थोड़ा सिमेट्रिकल लेआउट हो जाए। तो मैं इसको क्यों करूँगा, इसकी फिंगर मैंने 1 कर दी, तो क्या हुआ आपको पता चला कि टोटल आपकी डिवाइस की विड्थ तो 250 हो गई, जो कि एक्चुअल में कितनी थी 750। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 750 लिख दूँ तो मेरा ट्रांजिस्टर अब एक सिंगल फिंगर का हो गया है, जबकि इसकी सब कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह सब पुराने जैसी हैं। क्लियर है क्लास? जी ठीक है, अभी वो उसमें मैं नहीं जा रहा कि अच्छा प्रोसेस डिजाइन किट वो जो फात भाई ने आप लोगों को बताया सिमुलेशन में, तो वो ये बताती है कि मॉडल का क्या थ्रेशोल्ड क्या कुछ होगा, जबकि लेआउट में उसका काम जो होता है ना और थोड़ा डिफरेंट होता है। एक तो ये लेयर्स प्रोसेस डिजाइन किट से आएंगी आपके पास, दूसरा ये कि ये वाला पी मॉस इस एन मॉस से कितना दूर कितना करीब रखा जा सकता है, दो मेटल एक दूसरे से कितना करीब कितना दूर रखे जा सकते हैं, ये सब भी प्रोसेस डिजाइन किट के अंदर ही अवेलेबल होता है, ठीक है। अब ये दो ट्रांजिस्टर हो गए। अब आप लोगों को पता है इन्वर्टर स्कीमेटिक आपने देखा, इन दोनों के गेट आपस में शॉर्ट है, ठीक है, और आप लोगों को पता है ये पॉलीसिलिकॉन गेट है और नीचे वाले का ये पॉलीसिलिकॉन गेट है। तो आप क्या करेंगे, आपने इसको किसी तरह कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट के लिए वैसे तो शॉर्टकट भी होता है, पर अभी वही शॉर्टकट पे हम लोग नहीं जाते, डायरेक्ट मैंने एक ये वायर उठाया, यहाँ पे जो भी वायर आ रहा है मैं इस पे आऊँगा और इसको नीचे खींचने की कोशिश करूँगा, तो ये इससे इसका कनेक्शन बन गया। पर अभी देखा जाए ना तो ये कनेक्शन क्यों नहीं बना, क्योंकि गेट आपका पॉलीसिलिकॉन से निकला हुआ था, जबकि आपने जो राउटिंग करी है वो मेटल 1 की कर दी है। जैसे इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं ये मेटल 1 है, तो इसका मतलब है अभी कनेक्शन नहीं बना आप लोगों का, ठीक है। तो आपको एक वाया चाहिए जो कि मेटल 1 से लेकर पॉली तक जाने वाला हो, ठीक है। मैं इस मेटल को डिलीट कर देता हूँ, ओ दबाते हैं तो ओ दबाने से आपके पास वाया आता है। अब ये बता रहा है पॉली से लेकर मेटल 1 आने का वाया। अब नाम ये हमेशा चेंज हो सकते हैं हर पीटी के हिसाब से, अभी मैंने कोई एक वाया उठा लिया ये रख दिया। अब देखें इसके अंदर क्या क्या है, एक चले इसको अलग रख के दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या क्या है, एक पॉली है, ठीक है, जो कि आप लोगों के गेट होते हैं। उसके बाद क्या है, एक कॉन्टैक्ट है जो पॉली को किसी ऊपर वाले मेटल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर वापस आता हूँ, जैसे इस पर मैंने एक वायर खींच के आपको दिखाई थी ये कि ये कनेक्ट हो गया, जबकि ये कनेक्ट हुआ नहीं है। अब कनेक्ट क्यों नहीं हुआ, कनेक्टिविटी नेट मार्क करके देखेंगे ना, मैं इसको मार्क करता हूँ तो देखिए सिर्फ ये मार्क हुआ है, ना कि वो ऊपर वाला और नीचे वाला गेट, ये गेट अलग है अभी भी और ये गेट अभी भी अलग है। कनेक्टिविटी नेट अनमार्क ऑल मतलब सब हटा दिया मैंने। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मेटल को। अब मैं रखता हूँ ये जिसके अंदर पॉली भी है, पॉली से मेटल का कॉन्टैक्ट भी है। अब मैं भी एग्जैक्ट डीआरसी के हिसाब से नहीं रख रहा, सिर्फ सिखाने के लिए आप लोगों को, कि सिर्फ पॉली से पॉली कनेक्ट करा है मैंने। अब मैं इनमें से एक भी गेट मार्क करूंगा ना तो ये दोनों मार्क होंगे, ठीक है। इसका मतलब है अब इनका कनेक्शन आपस में बन गया है। क्लास क्लियर है ये चीज? हेलो जी क्लियर। क्लियर है। जी क्लियर है, चले सही है। अच्छा फिर आपने दूसरी चीज क्या देखी थी,
कि फिर वापस स्कीमेटिक पे आते हैं कि दोनों गेट आपस में शॉर्ट होने और उनका एक बाहर पिन निकलनी है। अब बाहर पिन अभी निकालने को रहने देते हैं, अभी सिर्फ ये देख लेते हैं कि आपको ये कनेक्शन मिल गया कॉमन जिसपे आपने कोई बाहर से इनपुट दे देना है। ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या देखी कि दोनों के आउटपुट भी शॉर्ट है, दोनों के ड्रेन टर्मिनल शॉर्ट है। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो इसको ड्रेन कंसिडर कर लें, चाहे इसको ड्रेन कंसिडर कर लें। अगर इसको कंसिडर करते हैं तो ये आपका आउटपुट का कनेक्शन बन गया। ठीक है, तो ये ड्रेन कहलाएगा। पर अगर आप चाहें तो भाई जिस तरह भी मैं सोच के बना रहा था कि मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, तो ये आप लोगों का वो ये ड्रेन का कनेक्शन बन गया जिससे यहाँ से आपका आउटपुट निकल आएगा। अच्छा, इसके अंदर वो वायर लगाने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी और पहले वाले में क्यों पड़ी थी? क्लास, क्योंकि इस पे ऊपर मेटल कॉन्ट्रैक्ट पहले से था, मतलब पैरामीटराइज सेल ने ऑटोमेटिकली आपको वायर लगा के दिया था। ठीक है, चले यहाँ तक आप लोगों को सही क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब क्लास ये मैं वापस डिलीट कर रहा हूँ सारी चीजें ना, क्योंकि अभी से हम लोग सिखाने के लिए कर रहे हैं। डीआरसी एलवीएस पे हम अगली क्लास वगैरह में आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये आपको मैंने बता दी कि ये एक पी सबस्ट्रेट है और ये एक आपका पी मॉस है। असल में अब जो बॉडी है ना आपकी, आप चाहेंगे कि जैसे ही आपका एन मॉस है, यही मार्क क्यों नहीं हुआ? हाँ, अच्छा क्लास, अब आप लोगों से एक बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे ये एन मॉस मैंने बना दिया, मतलब बनाया, अब मैं एक और एन मॉस इसके अंदर कॉल करता हूँ। ये मैंने एक और कॉल कर लिया, इसकी मैं कोई विड्थ रख देता हूँ 1 माइक्रो की। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि इन दोनों की बॉडी आपस में डिफरेंट हो सकती है? नहीं, सेम होगी ना। मतलब ये हमारी मजबूरी है कि हमें मतलब क्यों सेम होगी? पहला सवाल जवाब। आपने बताया था इसका बैकग्राउंड जो है पूरा ब्लैक वाला। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मैं तुमसे ये पूछूं कि पी मॉस की डिफरेंट हो सकती है? पी मॉस में तो बॉडी दूसरी टाइप की होती है ना। हाँ, मतलब पी मॉस में बॉडी तो उस पे अपने खुद पे ट्रांजिस्टर, मतलब इंडिविजुअल है, वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसकी बॉडी डिफरेंट हो सकती है। पर पूरी चिप में आपकी कभी भी एन मॉस की बॉडी डिफरेंट नहीं हो सकती, अनलेस कि आपके पास कोई और प्रोसेस के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम ना डीप एंड वेल कहते हैं, जिससे आप इन दोनों की बॉडी भी डिफरेंट कर सकते हैं, जो कि अभी जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, अभी आप लोग यही लेके चलें कि अगर आप एन मॉस पूरी चिप में कहीं भी रख रहे हैं और उसका पी सबस्ट्रेट सबका कॉमन है, तो उन सबकी बॉडी सेम होगी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। सही है, चलो सही है यहाँ तक। अच्छा, बॉडी है तो जरूर, वो मैंने तुम्हें बताया पीछे वाली एक बॉडी है, पर वो इस ट्रांजिस्टर से अभी तक कनेक्ट नहीं है। जैसे इस ट्रांजिस्टर के अंदर ये लगा हुआ है ना आपका एक बॉडी टर्मिनल सोर्स से शॉर्ट हुआ है ना? जी बिल्कुल, मतलब बॉडी से तो अभी आपका ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो रखा हुआ है किस पे? एक पी सबस्ट्रेट पे। मतलब बॉडी और सोर्स का कनेक्शन अभी तक नहीं है कहीं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, बॉडी और सोर्स का कनेक्शन भी तो तुमने करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अंदर हुआ है, वो अभी तक नहीं हुआ हमारे केस में। तो आपको एक और कॉन्टेक्ट चाहिए। वो कॉन्टेक्ट क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट से उठे और मेटल 1 पे आ जाए, ताकि आप इस मेटल 1 के सोर्स को उस बॉडी के मेटल 1 से शॉर्ट कर सके। ठीक है, तो फिर आप जिस तरह वाया लगाने के लिए पॉलीसिलिकॉन का वाया लगाया था वो दबा के, इसी तरह आप लगाएंगे ये वाला वाया। अब जैसे इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर वाले वाया पड़े हुए नहीं है अभी फिलहाल जो हमें लगाने हैं। चलें, तो मैं अभी फिलहाल उसको बराबर वाले जहाँ से बनाया वहाँ से उठा के ले आता हूँ। ठीक है, अब ये वो वाया है, पिन डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब इस वाया में क्या क्या है? वही एक एक्टिव लेयर होगी। एक्टिव लेयर मतलब वही जो कि आपके सबस्ट्रेट से कनेक्शन बनाती है। एक कांटेक्ट होगा जो कि मेटल 1 पे लाने के लिए है, एक मेटल 1 होगा जो कि इस मेटल को इस मेटल से शॉर्ट करने के लिए है। ऑल व्यू कर देते हैं। अच्छा, अब ये लेयर्स वही है कि कौन सी बॉडी बनाना चाह रहे हो, कौन सी बॉडी नहीं बनाना चाह रहे। क्लास क्लियर है? जी जी जी, क्लियर है। सही है, तो अभी डिवाइस लेवल की हद तक तो ना मेरे ख्याल में आज का सेशन इनफ है, ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए।
ठीक है। तो अभी अगली क्लास में हम फिर इसके ना एग्जैक्ट DRC LVS करके देखेंगे कि मतलब ये कितना दूर कितना करीब ट्रांजिस्टर रखना चाहिए, ये बॉडी एग्जैक्ट क्यों बनती है और कैसे बनती है, इसका पूरा हम फिर DRC LVS करके देखेंगे। ठीक क्लास है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें आप लोग, और अब सारे पूछ सकते हैं, सिर्फ बिलाल नहीं। अच्छा, एक तो ये बात थी कि ये लाइसेंस वर्जन हमें तो किसी तरह नहीं मिल जाएगा, लैब में ही काम कर सकेंगे ना उसमें। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। मैंने ये पूछा कि ये इसका कैडियंस टूल का लाइसेंस वर्जन, ये हमें कोई वर्जन तो नहीं मिल सकेगा ना, ये तो लाइब्रेरी नहीं में आप लैब में ही हम काम कर सकते हैं। जी या नहीं, या तो आप लैब में कर सकते हैं या किसी तरह हमारे सर्वर को एक्सेस करके भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ अच्छा, पर उसके लिए ठीक वही फिर यूनिवर्सिटी में सर्वर ऑन होना चाहिए, वो सब है। और कोई क्वेश्चन? सर ये हमारी मतलब कोई लैब वगैरह है, मतलब इसका कोई मतलब इसका कोई प्रोजेक्ट होगा हमारा जो डॉक्टर साहब हाँ बता बिल्कुल देते हैं? बिल्कुल 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 होगा। मतलब इन दी एंड आप लोगों को कोई, यानी अभी AIC 1 पढ़ रहे हो ना, तो इसमें मेरे ख्याल में इन दी एंड आप लोगों को एक ओपैम खुद डिजाइन जब सीख लोगे बनाना, तो उसको टूल पे बनाना होगा और लेआउट भी इंशाल्लाह करना होगा। मतलब अभी तो मैंने आपको ना सिर्फ बेसिक डिवाइस फिजिक्स बताई है कि मतलब डिवाइस कैसे पहचानना है आप लोगों को, लेआउट करना वो मैं आप लोगों को जब फिर ऊपर आते जाओगे तो बताऊंगा। तो सर ये लैब कब तक होगी हमारी? लैब कब तक होगी मतलब नहीं, जब नहीं, मेरे मतलब ख्याल में किस दिन होगी? किस दिन होगी, जिस दिन संडे को ही मेरे ख्याल से संडे को ही की जाएगी मेरे ख्याल से। तो सर संडे को तो हमारी दूसरी भी क्लास होती है। नहीं मतलब फिजिकली चाह रहे हो इसका करना, कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल वगैरह नहीं बना हुआ? फिजिकल जब तुम यानी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तब तो कोई स्पेसिफिक टाइम होगा इसका ताहिर। मतलब जब यूनिवर्सिटी सर आने लग आपकी जाओगे आवाज ना नहीं तो मैं कह रहा हूँ जब फिजिकली यूनिवर्सिटी में आने लग जाओगे ना तब तो होगा इसका कोई स्पेसिफिक टाइम कि उसी दिन हुआ करेगी सब कुछ सेटअप वगैरह के साथ। पर अभी जब तक ऑनलाइन चल रहा है तो शायद कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो। जी ओके। फिलहाल कोई कुछ कह रहा है यार, आवाज बहुत कट रही है। कोई मोहम्मद हारिस, आप टाइप कर दो। ओके अब क्लियर आ रही है आपके पास? जी मैं कह रहा था कि अभी हम किस तरह प्रैक्टिस करेंगे जब अब हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम किस तरह उसको प्रैक्टिस करें? नहीं, अभी क्लास के थ्रू ही करेंगे हम लोग। जैसे आपको आइडिया दे रहे थे कि सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे होता है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको एक्सेस नहीं होगा, लेकिन हम किस तरह लिंक करें स्लोली ग्रेजुअली। तो विद टाइम आपके पास एक्सेस होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी लोग ही एक्सेस करके आपके जो कहने के शुरू की डिज़ाइनिंग तो नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इनिशियलाइज करेंगे इस तरह से। तो विद जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी प्रॉपर तरीके से फिर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह मिलेगा, फिर होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी बस एक तरह से आपको इंट्रो दे रहे थे कि सॉफ्टवेयर कैसा है और क्या चीज़ है। अच्छा, सैटरडे को अवेलेबल होते हैं आप यूनिवर्सिटी में? एवरेज डिपार्टमेंट में आप लोग होते हैं, फहाद साहब और अपना शहबाज साहब? हम हेलो। सैटरडे को वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ होती है, लेकिन हम कभी आते हैं कभी नहीं आते, फिक्स टाइम नहीं है वैसे। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी से ओपन नहीं हुई है तो फैकल्टीज को भी यही है कि ऑन एंड ऑफ आना होता है, तो कोई एग्जैक्ट डेट होती नहीं है। जिस दिन काम होता है उस दिन आ जाते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है। आप तो जो सर इसकी इस्लामाबाद अटेंडेंस वाले वगैरह भी होगी, ये जो लैब होगी सैटरडे को मैं तो आता हूँ असल में एक्चुअली यूनिवर्सिटी ना, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर कोऑर्डिनेशन हो जाती है वहाँ पे थोड़ी सी। नहीं, तो आप सैटरडे को आ जाइएगा, अगर हम लोग होंगे तो आप डिज़ाइन सेंटर आ जाइएगा, आपसे मिल लेंगे। ठीक फॉर्चुनेटली ये लग्जरी बाकी जो इस्लामाबाद में उनके पास अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन विद टाइम जब वो कराची आ जाएंगे तो उनको सपोर्ट हम प्रोवाइड कर देंगे उस तरीके से। लैब का वैसे देखो, लैब के अलग से कुछ स्लॉट नहीं है, क्योंकि आपका AIC कोर्स है ना, तो उसी में लैब इंटीग्रेटेड ही है एक तरह से, मतलब प्रैक्टिकल जो भी है। तो जो क्लास में आप लोग कर रहे हैं उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे अब। तो बीच में सेशंस ऑन ऑफ केडेंस के होते रहेंगे, लेकिन कुछ अलग से नहीं है, मार्किंग वगैरह अलग से कुछ लैब के फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये वो अलग से परफॉर्म होगी, वो AICD कोर्स के अंदर ही आएगी, बिल्ट इन एक तरह से।
ओके ओके सर। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट आई थिंक सेशन डॉक्टर सलाम के साथ ही होगा, थ्योरी का जो होगा, और फिर बीच बीच में जब वो कहेंगे तो हम केडेंस का कह रहे हैं कि सेशन करते रहेंगे। ठीक है। तो I think अच्छा आज मेरा इसकी रिकॉर्डिंग बिलाल साहब मिल सकती है? जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, एलएमएस पे मिल जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मिल क्योंकि जाएगी। मेरा शुरू का असल में लेक्चर रह गया था नेटवर्क की वजह से ना, नहीं नहीं कोई मसला तो नहीं, उस मिल रिकॉर्डिंग जाएगी। ठीक ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फिर क्लास खत्म कर लेते हैं। किसी को और क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, फिर वो फिलहाल कॉल कट कर लेगा। जी और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा फहाद साहब, अगर सैटरडे को आप अवेलेबल होते हैं मॉर्निंग में या सेकंड हाफ में, तो मैं जो है वहाँ पर जो है आपसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं शुरू का लेक्चर रह गया था, थोड़ा सा डिस्कशन करनी होगी, क्योंकि अभी तो टाइम भी आई थिंक ज़्यादा हो चुके हैं। तो हाँ, आप ये सैटरडे लेक्चर को रिकॉर्डिंग लेक्चर देख मैं लीजिएगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ठीक है पूछ लीजिएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, फिर नेक्स्ट सेशन रिकॉर्डिंग मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।